Write down the name of the topic. Write down the name of the topic, amalgamation. ओके आपके दोस्तों में से किसी का हुआ है क्या टॉपिक है? नहीं? ये टॉपिक की दहशत है. आवाज नको करो. Can I expect little silence? Can I please, can I expect? हाँ. So we are going to study this topic particularly called as amalgamation. All right. And let me tell you very frankly, this topic is easy, but logical. When I say easy, in the same breath I also say it is logical. If you attend each and every lecture, I promise you that you will be able to solve any question. And in the same breath I say you, कि अगर आप attend नहीं करते हो सारे lectures, तो ये टॉपिक थोड़ा सा आपको करने के लिए मुश्किल जाएगी. मतलब सेल्फ स्टडी में करना ये थोड़ा सा मुश्किल जाता है. तो कोशिश करना कि आप सारे लेक्चर्स अटेंड करो. ठीक है? अब सुनते हैं अमैल्गमेशन क्या होता है. When the business wants to expand, right, it is more better that you have company which is already existing. So amalgamation is nothing but, my dear friend, you acquire an already existing company. Amalgamation is nothing but you acquire an already existing company. Okay, so how does that happen? For example, that is A plus B is equal to C. A and B will lose its existence. They will go through liquidation. Liquidation topic हुआ अपना? They will go through what? Liquidation. And a new company C is formed, and here is the amalgamation AS14 applicable. AS14 is applicable here. Please understand, boys and girls, that A and B के ऊपर amalgamation AS14 applicable नहीं है. तो हमने पहला काम करना है, इस टॉपिक को पहले ही दिन मैंने डिवाइड कर दिया, पहले ही 2 मिनट में डिवाइड कर दिया कि इस टॉपिक में 2 कंपनीज होंगी. एक होगी ट्रांसफरर, बिकने वाली कंपनी, सेल होने वाली कंपनी. A and B is getting what? Sold. So A and B is a transferor company, and for transferor company AS14 is not applicable. अगर ये बात पता हो गई आपको तो बेटा समझ लो कि आपका आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. क्योंकि चैप्टर 1 नहीं, चैप्टर एक्चुअली 2 है. एक टॉपिक है अमैल्गमेशन और एक टॉपिक है लिक्विडेशन ऑफ ए एंड बी, हाउ द एंट्रीज आर डन फॉर ए एंड बी. सो ए एंड बी कैन आई नॉट कॉल इट एज ए ट्रांसफरर, और सी को हम नाम क्या देंगे? ट्रांसफरी. ये जो स्पेसिफिक स्कीम है इन कंपनीज एक्ट, प्लीज अंडरस्टैंड, इन कंपनीज एक्ट इट इज कॉल्ड एज अमैल्गमेशन. इन कंपनीज एक्ट इट इज कॉल्ड एज अमैल्गमेशन. ओके, कंपनीज एक्ट में तो और भी है, कंपनीज एक्ट में तो और भी तरीके हैं. सर कौन से तरीके हैं? जैसे मान लो ए ने एब्जॉर्ब कर लिया बी को, जैसे टेक महिंद्रा ने एब्जॉर्ब कर लिया था सत्यम को, उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन. उसको क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन. एक कंपनी दूसरे कंपनी को एब्जॉर्ब कर लेती है, बड़ी मछली छोटे मछली को एब्जॉर्ब कर लेती है. एग्रीड? उसको कहेंगे एब्जॉर्प्शन. ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा जी, ये अमैल्गमेशन, एब्जॉर्प्शन या मर्जर, ये सभी शब्द आपको कंपनीज एक्ट या रीस्ट्रक्चरिंग, ये जो टॉपिक होता है कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, सीएस अगर किसी कोई बच्चा कर रहा होगा तो कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, ऐसे सिलेबस में ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती है. बेटा जी हमारे अकाउंटिंग के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है. मैं ये क्यों बोल रहा हूं? ताकि आप कंफ्यूज ना हो. हमारे लिए जब भी कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी को बाय कर लेगी, हम अमैल्गमेशन AS14 बाय सॉल्व करेंगे. इज दैट ओके? सो बॉयज एंड गर्ल्स, आई एम ऑल रिक्वेस्टिंग यू ऑल, अमैल्गमेशन लिखिए हेडिंग टॉपिक का, उसके नीचे लिखिए 2 कंपनी ट्रांसफरर A एंड B इज इक्वल टू C. जो बंद होने वाली कंपनी है उसको नाम बोलेंगे ट्रांसफरर, जो नई कंपनी बन रही है उसको बोलेंगे ट्रांसफरी. जो बंद होने वाली कंपनी उसको नाम बोलेंगे ट्रांसफरर, जो नई कंपनी बनेंगे उसको बोलेंगे ट्रांसफरी.
जो ट्रांसफरर कंपनी है उसके लिए AS14 एप्लीकेबल नहीं है, उसके लिए एप्लीकेबल क्या है, लिक्विडेशन। और जो कंपनी नई शुरू हो रही है या बाइंग कंपनी है, ट्रांसफरी कंपनी, सिर्फ उसी के लिए एप्लीकेबल है क्या, AS14। ओके बेटा, हो गया गुड़िया? और बेटा दूसरा समझेंगे, इसी के अंदर ऐसा भी हो सकता है, ए इज ऑब्जॉर्ब बाय हुम, बी, here it is a transferer and here it is a transferee, ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी। सो यहां पर हम क्या बोलेंगे, इसको ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी, इसको हम यहां पर क्या बोलेंगे बेटा जी, एब्जॉर्प्शन। बट एब्जॉर्प्शन से हमें कोई लेना देना नहीं है, एग्रीड। ये अभी भी हमारे लिए ट्रांसफरर, ये लिक्विडेशन के लिए जाएगी और इसके लिए क्या फॉलो होगा, AS14। तो ऐसा भी हो सकता है, एक एग्जिस्टिंग कंपनी है जो बंद कर दी गई है, सत्यम थी एक, बंद कर दिया, और सत्यम को किसने एक्वायर कर लिया, टेक महिंद्रा। तो इसका एग्जांपल लिखा मैंने, सत्यम वाज एक्वायर्ड बाय होम, टेक महिंद्रा। तो बेटा जी AS14 इज एप्लीकेबल फॉर टेक महिंद्रा, ना कि सत्यम। ओके। और एक वर्ड होता है बेटा जी, एक्विजिशन। अमाल्गमेशन को कई बार वर्ड यूज किया जाता है, मर्जर। अमाल्गमेशन को और एक वर्ड यूज किया जाता है, मर्जर। बट मैंने आपको क्लियरली लिखा है, इन वर्डिंग से हमें कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, एक कंपनी बंद हो रही है, एक कंपनी उसको खरीद रही है, तो समझ जाना ये अमाल्गमेशन AS14 में आएगा, एग्रीड। तो अब मैं थोड़ा सा चीज को और सिंपल करता हूं। आई वुड लाइक टू मेक दिस थिंग्स रियली सिंपल। इन व्हाट फॉर्मेट, प्लीज लेट्स चेक इट अप। सभी बच्चों को अगर समझना है तो अपना अपना स्मार्टफोन निकालो, जिनके पास में भी होगा निकालो, कोई बड़बड़ नहीं करेगा, नहीं है, इंटरनेट की जरूरत नहीं है। और जाओ व्हाट्सएप में जाओ। हाँ तो मैंने बोला नहीं जाने का, फिर बोलने का नहीं मेरे को। हाँ जिनके पास है वो जाओ, गरीब लोग क्या करूं मैं। हाँ व्हाट्सएप में जाओ, व्हाट्सएप में जाओ, सेटिंग्स में, सेटिंग्स में जाने के बाद में जाओ हेल्प में, हेल्प में जाने के बाद में जाओ ऐप इन्फो, ठीक है। अब नाउ टेक अ पॉज, टेक अ पॉज। तुम्हें यह बात तो पता होगी कि फेसबुक के मार्क ने इस व्हाट्सएप को खरीद लिया है, बट अगर कंपनी का नाम देखोगे व्हाट्सएप के नीचे तो लिखा हुआ है, ध्यान से, 2010-18 व्हाट्सएप INC। जैसे हम यहां पर लिमिटेड बोलते हैं, वहां पर वो बोलते हैं इनकॉर्पोरेटेड, राइट। INC इज इनकॉर्पोरेटेड, तो व्हाट्सएप इनकॉर्पोरेटेड लिखा हुआ है। ये क्या बात हुई? तो बेटा जी ध्यान से समझना, जब एक कंपनी फेसबुक, एग्रीड, व्हाट्सएप के अंदर ये जो शेयर कैपिटल है इसका 50% से ज्यादा इन्वेस्ट कर देती है, इन्वेस्टमेंट इनटू द शेयर कैपिटल ऑफ व्हाट्सएप, तो कंपनी एक्चुअली बंद नहीं होती है। व्हाट्सएप भी चालू है, फेसबुक भी चालू है, बट हमने जो स्टेक एक्वायर किया है ये मोर देन 50% है, मोर देन 50% है। तो समझ जाना इट इज AS21 कंसोलिडेशन। इसमें ये कंपनी भी चलती रहेगी, ये कंपनी भी चलती रहेगी, एग्रीड। इसके और एग्जांपल, टाटा मोटर्स ने एक्वायर किया जैगवार एंड लैंड रोवर, दोनों कंपनियां चल रही है, यूके बेस्ड कंपनी भी चल रही है, टाटा मोटर्स भी चल रही है, यस और नो। बट टाटा मोटर्स का जैगवार लैंड रोवर का वोटिंग परसेंटेज इज मोर देन 50%। जैगवार लैंड रोवर को बंद नहीं किया, इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग। So then that is called as what? That is called as what? The relationship between the two companies is holding and subsidiary. एक होल्डिंग कंपनी हुई और दूसरी कौन सी हो गई, सब्सिडरी। तो दो टाइप के रिलेशन आपको मोटा मोटी देखने को मिलेंगे, राइट। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि रीस्ट्रक्चरिंग कैन हैपन? प्लीज राइट इट अलोंग विद मी, यह सबसे इंपॉर्टेंट। रीस्ट्रक्चरिंग
रिस्ट्रक्चरिंग मतलब एक कंपनी को बाय करना, कैन हैपन, राइट इट डाउन. फर्स्ट वन, बाय dissolving or liquidating, by liquidating the transferor company, by liquidating the transferor company, by liquidating the transferor company. transferor company को क्या कर दिया? liquidate कर दिया. agreed, पूरा का पूरा. तो इधर अप्लाई होगा AS14, मतलब इधर एक कंपनी तो बंद होना ही चाहिए. एक कंपनी बंद होगी मतलब होगी. एग्रीड. दूसरा है बाय एक्वायरिंग कंट्रोलिंग स्टेक, बाय एक्वायरिंग कंट्रोलिंग स्टेक इन, बाय एक्वायरिंग कंट्रोलिंग स्टेक in a company via holding subsidiary relationship, holding and subsidiary relationship, होल्डिंग एंड सब्सिडरी रिलेशनशिप. इसमें दोनों ही कंपनियां बंद नहीं होती है, दोनों ही कंपनियां चलती रहती है. इसके लिए एप्लीकेबल होता है AS21. प्लीज अच्छे से सीख लो. CA फाइनल FR न्यू सिलेबस मेजर पोर्शन यही है. इंडेस 110, इंडेस 103 और फिर उसके बाद में AS21 भी आपको अप्लाई होगा. इसके अलावा रिस्ट्रक्चरिंग भी अप्लाई होगा जिसमें डीमर्जर भी है. तो अगर ये वाला पार्ट समझ में आता है इंटरमीडिएट में तो आगे का पार्ट और अच्छे से समझ में आएगा. और लॉजिकली ये दोनों ही टॉपिक आपके सिलेबस में उन्होंने ऐड कर दिए. ये टॉपिक पहले फाइनल की हुआ करती थी बट नाउ दे हैव इंट्रोड्यूस्ड इनटू योर सिलेबस. अगर आप देखेंगे तो होल्डिंग कंपनी फाइनल अकाउंट लिखा हुआ है. अमाल्गमेशन के बाद में नेक्स्ट लॉजिकल टॉपिक जो मैं शुरू करूंगा वो है होल्डिंग कंपनी फाइनल अकाउंट. ठीक है. तो अगले 10 से 15 दिन एब्सेंट रहने की सोचना भी मत. होल्डिंग कंपनी और अमाल्गमेशन दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है. ईच क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फॉर अराउंड 16 मार्क्स, 10 से 16 मार्क वेरी मिनिमम. राइट. वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ एग्जामिनर. और दोनों ही टॉपिक हम बैक टू बैक लेंगे. चलो मुझे बता दो क्या होता है. हाँ बोलो बेटा. वेरी गुड. ट्रांसफरर कंपनी फॉरेन कंपनी है तो होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप होना चाहिए. या अगर मान ले ऐसा नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, वो यहां पर एक नई कंपनी बनाएंगे. राइट. जैसे नहीं, वो होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप होगा. क्योंकि बेटा जी ऐसा नहीं हो सकता कि तुम भारत में काम कर रहे हो और आपके बुक्स ऑफ अकाउंट फॉरेन में है. तो आपको यहां पर एक कंपनी बनानी पड़ेगी और उस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी इंडिया में बनेगी. चलो एक क्वेश्चन इस क्लास को भी पूछ लिया जाए. क्या भारत में कोई फॉरेन कंपनी है क्या? कमाल कर दिया पांडे जी. भारत में फॉरेन कंपनी है क्या? नहीं है. वेरी गुड. भारत में फॉरेन कंपनी नहीं है. क्योंकि अगर उबेर भी बात करोगे आप तो उबेर क्या करता है, उबेर की जो होल्डिंग कंपनी है उसका और एक कंपनी यहां पे बनाया जाता है इंडिया में, उबेर इंडिया, और वो उनकी सब्सिडरी कंपनी बनती है इंडिया में. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे गूगल INC है तो गूगल की एक कंपनी बनती है इंडिया में. फेसबुक है, फेसबुक की एक कंपनी बनती है कहां पे? इंडिया में. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऑलराइट. सो बेटा होल्डिंग सब्सिडरी रहेगा उसमें. सो फॉरेन कंपनी का अमाल्गमेशन होना नॉट पॉसिबल. व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल? क्योंकि फॉरेन कंपनी यहां पर जो भी बिजनेस करेगी वो बिजनेस करने के लिए उनको यहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे. तो जाहिर सी बात है उनको कंपनी यहीं पे बनानी पड़ेगी. एग्रीड. हालांकि एक केस है जिसमें पॉसिबल है बट उसका टैक्स रेट बहुत हैवी हो जाता है. फॉरेन कंपनी इधर अगर जॉब करते तो, काम करते तो वो जनरली लोग करते नहीं है. सो क्या मैं अभी मेरी इस क्लास में एक अपेक्षा रख सकता हूं क्या कि अमाल्गमेशन में क्या होगा, एक कंपनी बंद होगी और एक कंपनी क्या होता है, चालू नहीं होती है, चलती रहती है और वो उसको एक्वायर कर लेती है. तो बंद होगी तो उसकी जितनी भी एसेट्स है वो क्या कर लेगी, एक्वायर कर लेगी. एग्रीड. सो कैन आई नाउ डिवाइड योर एकेडमिकली द चैप्टर इनटू 3 पार्ट्स. राइट डाउन. academically the chapter is divided into academically the chapter is divided into 1 2 3 parts. Academically the chapter is divided into 3 parts. The first one is called as, boys and girls write down, ट्रांसफरर कंपनी. जिनको नहीं समझ में आ रहा है बिंदास तो के लिख दो बिकने वाली कंपनी, जो कंपनी बिक रही है, ट्रांसफरर कंपनी.
राइट, बिकने वाली कंपनी ट्रांसफरर कंपनी। दूसरा है परचेस कंसिडरेशन, परचेस कंसिडरेशन। दूसरा है परचेस कंसिडरेशन। तीसरा है ट्रांसफरी कंपनी। ओके, इन तीनों ही चीजों में राइट आप इंडिपेंडेंटली देखोगे, पहले ये प्रॉमिस करो तो चैप्टर इजी हो गया। तुम इसको एक दूसरे के अंदर मिक्स करके देखोगे तो तंग करेगा ये। शुरुआत में पढ़ते हो वक्त इनको अलग करके देखो, डील देम सेपरेटली, और मेरा भरोसा मानो इसका और इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। देयर इज नो कोरिलेशन, एग्रीड, देयर इज एब्सोल्युटली नो कोरिलेशन। सो पहली चीज जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं वो है अकाउंटिंग ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी आफ्टर अमालगमेशन। अमालगमेशन के वक्त ट्रांसफरर कंपनी की बुक्स में क्या अकाउंटिंग होती है। आर यू रेडी? शैल वी स्टार्ट? सो राइट डाउन हेडिंग अकाउंट। अमालगमेशन और एक्विजिशन सेम नहीं है। एक्विजिशन में क्या होता है कि हम किसी कंपनी के शेयर्स एक्वायर करते हैं, और अमालगमेशन में A + B = C बनता है। बट मैं आपसे क्या बोल रहा हूं बेटा, जब हम यहां पर है लॉ के क्वेश्चंस में नहीं जाएंगे। तुम जो मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हो अमालगमेशन, एक्विजिशन, ये सब चीजें कौन सा एंगल से पूछ रही हो? लॉ के एंगल से। इधर कैसे सोचना है, अकाउंट्स में कैसे सोचना है, तो तुम्हें ज्यादा आसानी होगी। अगर एक कंपनी बंद हो रही है और उस कंपनी को कोई दूसरी कंपनी बाय कर रही है, उसकी सारी एसेट्स को लेके आ रही है, तो वो बात समझ जाना आपका आएगा AS 14 में अमालगमेशन। ये जो AS 14 की हेडिंग है अमालगमेशन, इट इंक्लूड्स अमालगमेशन, इट इंक्लूड्स एब्जॉर्प्शन, इट इंक्लूड्स मर्जर, इट समटाइम्स आल्सो इंक्लूड डीमर्जर। तो अगर तू इसके वर्ड में कंफ्यूज हो गई अमालगमेशन में, तो तू फंस जाएगी लॉ और इसमें। अकाउंट्स को अकाउंट्स के एंगल से पढ़। हमारे पास अलग अलग, एक्विजिशन के लिए अलग स्टैंडर्ड, या अमालगमेशन के लिए अलग स्टैंडर्ड, एब्जॉर्प्शन के लिए अलग, ऐसा नहीं है। हमारे पास स्टैंडर्ड एक ही है, और उसका नाम उन्होंने गलत दिया है अमालगमेशन, तो उसकी वजह से तू कंफ्यूज हो रही है। दो शब्दों को कंपेयर मत करो। आई रिपीट, कोई भी बच्चा इन शब्दों में नहीं अटकेगा। अमालगमेशन, मर्जर, एब्जॉर्प्शन, एक्विजिशन मत अटको, तुम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर फोकस करो कि क्या होगा इस चैप्टर में। AS 14 में, AS 14 में एक कंपनी बंद होनी चाहिए और एक कंपनी उसको बाय कर सारी एसेट्स और लायबिलिटी ले जानी चाहिए। मतलब ये दो चीजें अगर आपको देखने को मिल गई तो समझ जाना AS 14 है। और अगर मान लो एक कंपनी है जो बंद नहीं हो रही है बट उसके शेयर्स एक्वायर कर लिए गए, कंट्रोलिंग स्टेक, तो समझ जाना आप AS 21 में हो। इतना सिंपल सा फंडा है। तुम अगर वर्डों में अटकोगे मैं निकाल नहीं पाऊंगा, क्योंकि जो आप कंपनी लॉ में सीखने वाले हो वो कंपनी लॉ के डेफिनेशन का इधर कोई लेना देना नहीं है। इधर अलग अलग स्टैंडर्ड थोड़ी ना मेरे पास तो एक ही स्टैंडर्ड है ना, AS 14। क्या चल रहा है बेटा? कुछ तो चल रहा है। तुमको मैं बोल रहा हूं यार, सुन लो, ये बहुत मुश्किल है। तो AS 14 और AS 21, AS 14 और AS 21 को आइडेंटिफाई कैसे करोगे कौन सा चलने वाला है? अगर दोनों ही कंपनियां चल रही है तो AS 21, अगर एक कंपनी बंद हो रही है और उसको एक्वायर कर रही है दूसरी कंपनी तो AS 14। प्लीज फॉर गॉड सेक, वी आर नॉट गोइंग टू हैव अ सिंगल डिस्कशन ऑन नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अमालगमेशन ऑन, दैट इज अ कंपनी लॉज रूल, या अगर आप CS में हो तो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का पार्ट है, वो कंप्लायंस पार्ट है। हम यहां पर वो चीज नहीं देख रहे, एग्रीड? हमें अकाउंटिंग देखना है। चलो हम कहां पे थे अभी? अब मैंने हेडिंग लिखनी है अकाउंटिंग ऑफ। बेटा लिखो अकाउंटिंग ऑफ, अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। हैव यू रिटन दिस? अब होता क्या इसमें देखो, एक ट्रांसफरर कंपनी, एक ट्रांसफरर कंपनी, कैन आई राइट डाउन द नेम? A लिमिटेड। एक ट्रांसफरर कंपनी, कैन आई राइट डाउन द नेम? A लिमिटेड। A लिमिटेड इज क्लोज डाउन, A लिमिटेड इज क्लोज डाउन, क्लोज डाउन, बंद कर दिया, closed down, and then that is being taken over by B limited, and that is taken over by B limited.
ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स है रियल लाइफ में। आपको एक एग्जाम्पल पता है, वो रिलायंस पेट्रोल के ये बने थे, मनमोहन सिंह साहब की गवर्नमेंट थी तब रिलायंस पेट्रोल के ये बने थे, क्या कहते हैं, बहुत सारे पेट्रोल पंप बने थे, याद है आपको? और कई सालों तक वो बंद थे, ऑलमोस्ट 3 साल तक वो बंद थे, 3 क्या उससे ज्यादा साल तक बंद थे। आपको याद है कि नहीं है? जब रिलायंस पेट्रोल पंप बहुत सारे बन गए और उसके बाद में वो इन्वेस्टमेंट तो हो गया, बट रेवेन्यू शुरू नहीं हुई। रेवेन्यू क्यों नहीं शुरू हुई? क्योंकि उनकी बात थी, मनमोहन सिंह साहब ने कहा था कि पेट्रोल को जल्दी हम डिसेंट्रलाइज कर देंगे, उनके प्राइसिंग का कंट्रोल निकाल देंगे, बट प्राइसिंग का कंट्रोल निकला नहीं, तो जाहिर सी बात है वो लॉस में तो बेच नहीं सकते थे, तो वो पेट्रोल पंप शुरू ही नहीं कर पाए। उन्होंने चालू तो कर दिया, बिजनेस में इन्वेस्ट तो कर दिया, बट वो शुरू ही नहीं कर पाए। अब लोचा क्या हो गया, एक कंपनी बन गई थी जिसके अंदर उन्होंने पेट्रोल पंप का बिजनेस शुरू करने की सोची थी, रिटेल सेल करने वाले थे, और हुआ यह कि पेट्रोल सेल ही नहीं हो रहा है। नाउ दैट कंपनी वाज शोइंग ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉस, द वैल्यू ऑफ द शेयर वाज गेटिंग इरोडेड, शेयर की वैल्यू कम हो रही थी। तो क्या किया फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, उस कंपनी को एक्वायर कर लिया और अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। क्यों? क्योंकि अगर अकेली रहती तो उसके अंदर जितना भी इन्वेस्टमेंट था वो सारा का सारा इरोड हो जाता, उसकी जो भी वैल्यू थी शेयर की वैल्यू इरोड हो जाती। बट जैसे ही आपने उसको अपने अंदर मर्ज किया, समझ में आ रही है, अपने अंदर मर्ज किया, तो वैल्यू ढक गई रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रॉफिट में। अब आज के तारीख में पेट्रोल पंप वापस चालू हो गए, जिस दिन उनको उस कंपनी को निकाल कर बाहर करना है बाहर कर देंगे, वापस वो चलने लगेगी। ऐसा और एक किस्सा हुआ था, टाटा फाइनेंस, पुणे के व्यक्ति थे दिलीप पेंडसे और टाटा मोटर्स। ये उन दिनों की बात है जब फाइनेंस कंपनीज इतना जल्दी लोन नहीं दिया करती थी लोगों को। तो बेटा हुआ क्या कि टाटा मोटर्स की मेजॉरिटी व्हीकल्स जो बिकती थी वो लोन पर बिकती थी, कि कौन खरीदेगा ना ट्रक्स विदाउट लोन। भारत में 90% ऑफ द व्हीकल्स आर सोल्ड ऑन लोन। तो फिर उनको जरूरत हो गई कि एक ऐसी कंपनी बनाकर रखे हम जिससे कि हम लोन आराम से दे सके हमारे कस्टमर को। तो उन्होंने काम बनाया, उन्होंने कंपनी बनी टाटा फाइनेंस, जिसके हेड थे दिलीप पेंडसे। अब होता क्या है, दिलीप पेंडसे साहब इन्होंने कुछ फ्रॉड किया। फ्रॉड मतलब जेन्युइनली दिल से नहीं किया, बट एक गलती हो गई उनसे। उनसे गलती क्या हो गई कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया कंपनी को ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी दिखाने में, बट जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया, स्टॉक मार्केट में ऐसा होता है ना, पेनी कंपनीज होती है छोटी मोटी, जिसको ये कुछ सट्टेबाज लोग उसको मूव करते रहते, राइट, पंटर लोग उसको मूव करते कंपनी को ऊपर नीचे। तो उन्होंने एक ऐसी कंपनी में जुगाड़ लगा दिया और बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, और जब पैसा इन्वेस्ट हो गया उसमें, धीरे धीरे उस कंपनी की वैल्यू नीचे गिरने लगी। हमारा AS13 इतना स्ट्रांग नहीं था। AS13 बोलता है कि रिकॉर्ड द इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट if it is a long term investment, unless there is a permanent diminution in the value of investment, and short term investment should be recorded at cost or NRV whichever is lower। दिलीप पेंडसे साहब ने गेम खेल दिया, उन्होंने इन्वेस्टमेंट बाय करके रखा 1 करोड़ रुपए का, कंपनी की वैल्यू हो गई थी ऑलमोस्ट 20 लाख रुपए, बट फिर भी उन्होंने दिखाया नहीं कि हमने कोई इन्वेस्टमेंट में रिडक्शन आई है, क्योंकि उन्होंने AS13 का हवाला दिया कि देयर इज नो परमानेंट रिडक्शन इन द वैल्यू, इट इज ओनली अ टेम्पररी रिडक्शन इन द वैल्यू। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो कम हो गई है, जाहिर सी बात है, जब कंट्रोल के बाहर हो गई चीजें तो ये फ्रॉड सामने आया। जब ये फ्रॉड सामने आया, सो देन माय डियर फ्रेंड, टाटा फाइनेंस अगर अकेली रहती बाहर तो वो कंपनी पूरी की पूरी डूब जाती, उसमें जितना भी पैसा लगाया हुआ होता पूरा डूब जाता। जिन जिन लोगों ने उनसे लोन लिया होता वो लोन का वापस रिपेमेंट नहीं करते, व्हाटएवर XYZ चीज है। तो क्या करना पड़ा फिर, टाटा मोटर्स ने उस कंपनी को वापस से अपने अंदर संभाल लिया। संभाल लिया मतलब उसको क्या कर दिया, उसको बंद किया, and they had taken it over in form of amalgamation। Are you getting my point? So these are the classic case studies of amalgamation which you will find in real life. But amalgamation also leads to sometimes very high tax implication। कैसे टैक्स implication? अगर मुझे किसी कंपनी को कंट्रोल करना है, अगर मुझे किसी कंपनी को कंट्रोल करना है, तो why bloody damn it I should buy 100% of its asset? Even if I buy 50 to 60% of their share capital, I can control it। Yes or no? और उसमें कोई कैपिटल गेन टैक्स भी इतना हैवी नहीं आता है, बिकॉज इट इज सब्जेक्ट टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, इट इज सब्जेक्ट टू इंडेक्सेशन ऑल्सो। व्हाई शुड आई बाय द एसेट्स? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? So that is the reason, my dear friend, the tax implications are too very heavy, high in amalgamation. I will keep on talking about the tax implication also as and when I keep on moving ahead. Is that okay? So generally real life में amalgamation इतना popular नहीं है। Real life में जो ज़्यादा popular है वो है होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप। उसमें और एक वैरायटी होती है एसोसिएट, और एक वैरायटी होती है जॉइंट वेंचर, जो आप फाइनल में पढ़ेंगे। तो रियल लाइफ में ऐसा कोई भी चीज आपको देखने को नहीं मिलेगा ज्यादातर, कौन सी वाली, अमाल्गमेशन की। ऑफ कोर्स देखने को मिलते हैं बट नॉट वेरी ऑफन। चले भी आगे।
तो यहां पर अभी अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी ए लिमिटेड इज क्लोज डाउन एंड बी लिमिटेड विल बिकम द ट्रांसफरी कंपनी. ओके, अब मैं आपको समझा रहा हूं कि जब ट्रांसफरर कंपनी क्लोज होती है तो बी लिमिटेड उसको क्या देता है. बी लिमिटेड उसको देता है कैश. बी लिमिटेड उसको दे सकता है डिबेंचर. बी लिमिटेड उसको दे सकता है इक्विटी शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड. इक्विटी शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड. क्या अब तक मेरी बात पहुंची क्या? जो ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड को बी लिमिटेड दे सकता है कैश. उसको क्या दे सकता है? डिबेंचर. उसको क्या दे सकता है? इक्विटी शेयर ऑफ बी लिमिटेड. इसको कहेंगे पीसी, परचेज कंसिडरेशन. मतलब बाय किया तो क्या दोगे? परचेज कंसिडरेशन. तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार ये ड्राइंग बनाकर ले लो. बी लिमिटेड क्या देगा? जो बी लिमिटेड देगा उसको क्या कहेंगे हम? पीसी. जो बी लिमिटेड देगा उसको हम क्या कहेंगे? पीसी, परचेज कंसिडरेशन. इफ यू आर रेडी कैन वी गो अहेड? ओके. हाँ बेटा, बंद किसने कराया? नहीं, मुझे एक बार समझ नहीं, बंद किसने कराया? किसने बंद कराया फैन? तुमने बाकी के लोगों को पूछा? पूछो. तुम्हारे पीछे ही बैठी हुई बच्ची बोल रही है मुझे चाहिए. और क्या मैं यही करने के लिए बैठूंगा अभी? फैन चालू रखो ना यार, इतने बच्चे बैठते हैं, सफोकेशन होएगा किसी को भी. फैन बंद नहीं होंगे यार, फैन चालू रखो. मेरे को मत बोलो. क्या क्या? संतोष एसी चालू कर दे, और जो फैन है वो सब चालू कर दे. वो उधर के भी चालू कर. और जिनको ठंडी लगती है पूरे कपड़े पहन के आने का. चलो सुनो अभी मेरी बात ध्यान से. अब हम लिखेंगे हेडिंग इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी. हेडिंग लिखो इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी. लिख दिया? ट्रांसफरर कंपनी मतलब कौन सी कंपनी बेटा? बिकने वाली कंपनी. अब जरा पूरी क्लास देखेगी, इधर होती है बैलेंस शीट. एक बैलेंस शीट बनाओ और इधर लिखो फिक्स्ड असेट. मेरे साथ ही लिखना चालू करो. फिक्स्ड असेट. फिक्स्ड असेट लिखने की जगह पे मैं इंडिविजुअल नाम लिखता हूं, लैंड एंड बिल्डिंग. देन आई विल राइट डाउन इन्वेस्टमेंट, plant and machinery, debtors, inventory, bills receivable, cash and bank. Sometimes there is one more nalaik thing called as preliminary expenses. ये अभी तक है ना, बाज नहीं है एग्जामिनर नलायक अपनी आदतों से. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो सकता है कभी एक आध बार. इधर होगा बेटा जी आपका शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और फिर होगा रिजर्व्स एंड सरप्लस. फिर आपके हो सकते हैं इधर क्रेडिटर्स के अलावा हो सकते हैं आपके डिबेंचर्स के अलावा हो सकते हैं आपके लोन, राइट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा. तो इस तरीके के ये बैलेंस शीट होती है. जब मैंने कहा कि बैलेंस शीट को क्लोज कर दो या बिजनेस को क्लोज कर दो, तो इसका मतलब यह है कि बैलेंस शीट को खत्म कर दो. अब बैलेंस शीट रह नहीं सकती. यू कैनॉट कीप द बैलेंस शीट नाउ. सो स्टेप नंबर 1 आई राइट इट डाउन फॉर यू. एम्प्टी द बैलेंस शीट. साइड में लिख कर रखेंगे एम्प्टी द बैलेंस शीट. स्टेप नंबर 1.
हर एक बार जब भी आपको ट्रांसफरर के बुक्स में एंट्री करने के लिए बोलेंगे तो क्या करेंगे? एम्प्टी द बैलेंस शीट. नाउ हाउ यू शुड एम्प्टी द बैलेंस शीट? द बैलेंस शीट वुड बी एम्प्टीड एट बीवी, बुक वैल्यू. वाई बुक वैल्यू? बिकॉज द ट्रायल बैलेंस में और लेजर अकाउंट में ये सारी चीजें बुक वैल्यू पर होती है. हाँ नहीं? इसमें से अब मेरे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, जो असेट और लाइबिलिटीज है, जो असेट्स और लाइबिलिटीज है, दे विल बी एम्प्टीड इन रियलाइजेशन अकाउंट. जो असेट और लाइबिलिटीज है, दे विल बी एम्प्टीड इन रियलाइजेशन अकाउंट. बट रसगुल्ले बच्चों, जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है वो लाइबिलिटी अकाउंट में ना क्लोज करते हुए उसको क्लोज करेंगे शेयर होल्डर्स अकाउंट में. एग्रीड? तो पहले दो अकाउंट में आपको बनाना सिखाऊंगा. फर्स्ट वन रियलाइजेशन अकाउंट एंड द सेकंड वन शेयर होल्डर्स अकाउंट. मैंने स्टेप नंबर 1 लिखी इधर. अब मैं उसका आपको यह बताता हूं वर्किंग क्या होगी. मैंने अकाउंट बनाया रियलाइजेशन अकाउंट. ओके. और बेटा जी दूसरा अकाउंट मैंने बनाना है शेयर होल्डर्स अकाउंट. एग्रीड? ओके. शेयर होल्डर में बेटा जी दो अकाउंट बनेंगे, एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर और एक इक्विटी शेयर होल्डर. ऐसे दो अकाउंट बने. क्या आप सभी लोग सहमत हो? हाँ, जरा आप ध्यान से सुनो क्या होता है. पहली स्टेप, लैंड एंड बिल्डिंग को कौन सा बैलेंस होता है? पूरी क्लास बोलेगी, नहीं तो मैं आगे नहीं जाऊंगा. क्रेडिट डेबिट बैलेंस होता है. एग्रीड? इसको खाली करना है तो क्या करना पड़ेगा? रिवर्स. एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट. ध्यान रहे, कोई भी बच्चा ऐसी एंट्री नहीं बोलेगा रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट. रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट बोलने में आपकी बैलेंस शीट खाली नहीं हो रही है, क्योंकि आपके ट्रायल बैलेंस में, आपके लेजर अकाउंट में जो बैलेंस है उसको रिवर्स करना है तो आपको इंडिविजुअल असेट के साथ ही रिवर्स करना होगा. सो देखो पूरी एंट्री क्या होगी, मैं बता रहा हूं. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू इन्वेस्टमेंट, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू डेटर्स, टू इन्वेंट्री, टू बीआर एंड टू कैश ऑब्लिक बैंक. बट कैश ऑब्लिक बैंक को एस्ट्रिक मार्क. क्यों एस्ट्रिक मार्क? आई विल टॉक अबाउट इट. मैंने क्या किया है, पूरी की पूरी एसेट को खाली कर दिया. असेट को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, एक्यूमुलेटेड लॉस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर आर नॉट असेट, दे आर फिक्टिशियस असेट. गुडविल इज एन असेट. आई रिपीट, गुडविल इज एन असेट बट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस असेट नहीं. किसको बेच सकते हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नहीं बेच सकते. हैव यू अंडरस्टूड? तो मुझे समझ में नहीं आ रहा बेटा, एक बार बताओ, असेट को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस. जब तक एंट्री नहीं हो जाती मैं आगे नहीं जाता, तुम्हें पता है. असेट को कौन सा बैलेंस? डेबिट. अच्छा, उसको कौन सी वैल्यू पर बैलेंस शीट में दिखती है? वो दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपको ध्यान में रखना है, एम्प्टी द बैलेंस शीट, इट हैज टू बी एम्प्टीड एट बुक वैल्यू ओनली. सो व्हाट इज माय एंट्री? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इंडिविजुअल असेट. क्या ग्रॉस असेट एक साथ लिख सकते हो क्या आप? नहीं. आपका आंसर 100% रॉन्ग है, क्योंकि आपकी बैलेंस शीट एम्प्टी करना मतलब गो वन स्टेप बैक, ट्रायल बैलेंस में से वो आइटम निकालना. गो बैक, ट्रायल बैलेंस में से निकालना मतलब क्या? लेजर अकाउंट से उड़ाना. लेजर अकाउंट में सन्ड्री असेट नाम की कोई असेट नहीं, वहां पर क्या है? इंडिविजुअल असेट के नाम है. हाँ या ना? सो बॉयज एंड गर्ल्स, लेट्स पुट इट अप इनटू द रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड एंड राइट डाउन 2 लैंड एंड बिल्डिंग. लैंड एंड बिल्डिंग 2 क्या क्या भाई? इन्वेस्टमेंट 2 प्लांट एंड मशीनरी, 2 डेटर्स. तुमको ये ग्रुप 1 का डिसोल्यूशन जैसा लगेगा. 2 डेटर्स, 2 इन्वेंट्री. और बिल्कुल सही पहचाना आपने, डिसोल्यूशन जैसा ही है. 2 इन्वेंट्री, 2 बीआर. अभी सुनो ना, डिसोल्यूशन में आपने कैश ऑब्लिक बैंक कभी ट्रांसफर नहीं किया, उसका अलग अकाउंट बनाते थे आप. बट इधर कैश ऑब्लिक बैंक में क्यों ट्रांसफर कर रहा हूं, बता रहा हूं. अगर ऐसा बोला गया ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज आर बीइंग टेकन ओवर, ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज आर बीइंग टेकन ओवर, तो बेटा असेट्स में कैश भी जाएगी. जैसे टेक महिंद्रा के कैश भी गई थी. अरे गेटिंग माय पॉइंट? बट डिसोल्यूशन में क्या होता था कि हम इंडिविजुअली असेट को बेचते थे. इंडिविजुअली असेट को बेचकर हम क्या करते थे? उससे कैश रियलाइज करते और लाइबिलिटी का पेमेंट करते. वहां पर धंधा गोइंग कंसर्न नहीं था. यहां पर ये बिजनेस यहां से बंद हो रहा है बट कहीं और चालू हो रहा है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसीलिए प्रॉब्लम को एकदम बारीकता से पढ़ना कि कैश लेकर जा रहे कि नहीं लेकर जा रहे. कैश अगर लेकर जा रहे तो कैश इधर ट्रांसफर होगी, बट अगर कैश नहीं लेकर जा रहे तो कैश इधर ट्रांसफर नहीं करना. आई रिपीट, अगर कैश इज बीइंग टेकन ओवर तो कैश इधर आएगी,
इफ द कैश इज नॉट टेकन ओवर तो कैश इधर नहीं आएगी। जो असेट को वो लेकर जा रहे हैं वो इधर आनी चाहिए, जो असेट को वो लेकर नहीं जा रहे वो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं डालना, क्योंकि कैश इज ऑलरेडी इन रियलाइज फॉर्मेट, यू डोंट हैव टू रियलाइज इट अगेन। अरे झंडू समझ में आ रहा है क्या? कैश ऑलरेडी रियलाइज फॉर्मेट में है, उसको वापस रियलाइज करने की जरूरत नहीं है। स्टार मार्क का मीनिंग लिख दो, इफ कैश इज टेकन ओवर, इफ कैश इज टेकन ओवर, if cash is taken over by transferee, if cash is taken over by transferee, transfer cash to realization account, transfer cash to realization account, transfer cash to realization account, full stop। आगे लिखिए, if cash is not taken over, if cash is not taken over, if cash is not taken over by transferee company, is not taken over by transferee company, do not transfer cash to realization account, do not transfer cash to realization account। Happy beta? Yes. Now can I take you to the next step now? Here we go. Hey lovely Mugambo, इसको टिक कर दिया क्या मैंने? ये सारी चीजें चली गई। अब बेटा जी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बचे, उसको पेंडिंग रखते। कौन सी वैल्यू पर गए? तो बुक वैल्यू पर। बोलो ना हाँ। ये बैलेंस शीट को खाली किया। अब जो लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटी आइडेंटिफाई करो। मैं पूछूंगा आपको, मैं आपको पूछता हूं, सिंकिंग फंड लाइबिलिटी है कि रिजर्व्स एंड सरप्लस है? लवली, रिजर्व्स एंड सरप्लस। प्रोविडेंट फंड, अच्छा प्रोविडेंट फंड रिजर्व्स एंड सरप्लस मतलब गोबर ही खा के आयो सुबह सुबह मतलब कुछ नहीं काम किया, पहला काम यही किया, गोबर ही। सोचो आप, इस प्रोविडेंट फंड रिजर्व्स एंड सरप्लस मतलब ओनर को बिलोंग करता है या एम्प्लॉइज को? प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी है, सिंकिंग फंड रिजर्व्स एंड सरप्लस है। ये कमीनापन इनके अकाउंटिंग वर्डिंग की टर्मिनोलॉजी में गड़बड़ की वजह से। सीधा सीधा बोलते हैं यार फंड रिजर्व्स एंड सरप्लस है तो बच्चा क्लियर रहता, बट साले प्रोविडेंट फंड को भी फंड ही है और सिंकिंग फंड को भी फंड ही है, उसमें तकलीफ हो गई तुम्हारी। तो सिंकिंग फंड क्या है? रिजर्व्स एंड सरप्लस। प्रोविडेंट फंड क्या है? लाइबिलिटी। लेट मी आस्क यू वन मोर वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व किया वापिस गोबर? किया? सोचा ही नहीं, 2 मिनट में गटर खोलिए। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, अभी तो तुम गिरगिट के जैसे रंग बदलते हो। रिजर्व्स एंड सरप्लस, व्हाई आई टेल यू, तुमने उनको ये नहीं बोला कि ये पैसा तुमको ही बिलोंग करेगा, तुमको देंगे। तुम्हारे यहां पर कोई दुर्घटना होती है तो हम आपको ये पैसा देंगे, बट अगर कंपनी बंद हो रही है तब कोई दुर्घटना नहीं थी तो दैट मनी विल अगेन बिलोंग टू व्हाट? ओनर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुमने मान लो एक फंड बनाया तुम्हारे घर में, भगवान फंड, कि भगवान मैं आपके यहां पर आऊंगा तो चढ़ाऊंगा, एग्रीड, तो बना के रख दिया। बट मान लो तुम्हारी कोई अड़चन आ गई तो तुम वो पैसा निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? तुमने बना के रखा तो बात अलग है, बट अगर अड़चन आ गई तो यू विड्रॉ इट और नॉट? यस। तो सेम लॉजिक है। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व ये फ्री रिजर्व होगा टू द एक्सटेंट इट इज नॉट टू बी गिवन टू वर्कमैन। मतलब कोई कॉम्पेंसेशन पेंडिंग है नहीं तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन पूरा का पूरा क्या होगा? फ्री रिजर्व। लेट मी आस्क यू नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। वेरी गुड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज ऑल्सो व्हाट? रिजर्व। अच्छा, जनरल रिजर्व, सीआर, सीआरआर, हाँ आप टेंशन मत लो, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व है कि रेवेन्यू रिजर्व है, इससे नहीं डरने का। जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है वो रिजर्व्स एंड सरप्लस है, जो बाहर वालों को देना है वो क्या है? लाइबिलिटी। जो बाहर वालों को देना है वो चीज आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। एट विच वैल्यू? बुक वैल्यू। एन अलाइक, रिमेंबर इट, एम्प्टी दी बैलेंस शीट एट बुक वैल्यू। लाइबिलिटी को कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। लाइबिलिटी को होता है क्रेडिट बैलेंस। रिवर्स कैसे करेंगे? लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट बुक वैल्यू टू व्हाट? रियलाइजेशन अकाउंट। So boys and girls, you are all requested to come down to the realization account credit side, and I shall write down by creditors, by debentures, and by loans. और क्या बेटा जी? by, कुछ समझ में नहीं है, by
एक्सपेंसेस कौन सी वैल्यू रे झंडू? बुक वैल्यू। बैलेंस शीट की कितनी चीजें एम्प्टी हो गई है? बैलेंस शीट की कितनी चीजें एम्प्टी हो गई है? असेट और क्या? लाइबिलिटी। जो धंधे में बिकने लायक चीजें होती है वो असेट और लाइबिलिटी होती है। सो बेटा जी अगर देखोगे शान से तो रियलाइजेशन अकाउंट में नेट असेट आकर बैठ गई है। डेबिट साइड में असेट है, क्रेडिट साइड में लाइबिलिटीज है। जो शान से देखोगे तो रियलाइजेशन अकाउंट में कौन आ गया? नेट असेट। बिकने योग्य चीज, मैंने वो जो भी कलर है लेवेंडर कलर में लिख के रखा है, ये वाला कलर जो राइट किया मैंने, एग्रीड? ये चीजें बिकने वाली है, रियलाइजेशन में जाएगी। अब इक्विटी शेयर कैपिटल को कहां ट्रांसफर करो? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट के पास। इक्विटी शेयर कैपिटल को कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। इसको खाली करना है तो एंट्री क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। सो बेटा जी मैं क्या करूंगा? बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। ए गांव वालों कान खोलकर सुन लो, रिजर्व्स एंड सरप्लस पर किसका हक? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का नहीं, किसका? सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर। सो हम क्या लिखेंगे? बाय रिजर्व्स एंड सरप्लस। है क्या? बाय रिजर्व्स एंड सरप्लस। अरे यार ये अलग कलर से लिखना था। बाय इक्विटी शेयर कैपिटल बाय रिजर्व्स एंड सरप्लस। हैप्पी? तो बेटा जी हमारा कौन से पॉइंट क्लियर हो गए? इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। अभी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को कौन सा बैलेंस? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। कैसे एम्प्टी करेंगे? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू व्हाट? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। तो मैं क्या लिखूंगा? बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। आ गई क्या बात? ओके। अब एक आइटम और पेंडिंग है, कौन सा वाला? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। आप जरा बताएंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। उसको भी रिवर्स करना, एम्प्टी करना, एट बुक वैल्यू। कहां पर जाना चाहिए? वो एक्यूमुलेटेड लॉस का स्वरूप होता है, वो एक्यूमुलेटेड लॉस है, वो असेट साइड में दिखता है तो भी असेट नहीं होता वो, तो उसको कौन सा बैलेंस है? डेबिट। और लॉस कौन बियर करेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर। तो एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ऐसे और भी उदाहरण है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। एग्रीड? जो भी चीज एक्यूमुलेटेड लॉस है वो भी किसको जाएंगे बेटा जी? इक्विटी शेयर होल्डर। तो बेटा जी हमारी एंट्री क्या हुई? टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ओके, तो देख लो बेटा पूरी बैलेंस शीट खाली हो गई क्या? प्लीज वाइंड इट अप। तीन एंट्रीज मैंने आपसे करवाई और मैं ये तीन एंट्रीज करे बिना आगे जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। स्टेप नंबर 1 मैंने जो आपको लिख कर दी, उसके बाद में पूरा कैलकुलेशन खड़ाखट दिमाग में हो जाना चाहिए। एम्प्टी दी बैलेंस शीट। चलो पूरी क्लास अब मैं तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा हूं, अगर कोई बच्चा बोलते हुए नहीं पाया गया या मुझे चुपचाप बैठा हुआ दिखा तो बेंच पे खड़ा होकर बोलेगा। तो चॉइस तुम्हारी है, तुम्हें कहां से बोलना है, बैठकर बोलना है, खड़े होकर बोलना है। और अगर फिर भी नहीं बोला तो शनिवार वाड़ा पर ले जाके बुलवाएंगे उससे नालायक से। ए गुड़िया चल ध्यान दे इधर, आई एम वेटिंग फॉर यू। हाँ ओके ध्यान दो, चश्मा ध्यान दो, चश्मे वाली गुड़िया ध्यान दो। हाँ चलो एवरीवन, पहली एंट्री हमको क्या करनी होती है? बैलेंस शीट को एम्प्टी। ठीक है, मैं आपसे पूछते जाता हूं, हिंट देते जा रहा हूं, कौन सी वैल्यू पर बैलेंस शीट एम्प्टी होती है? लवली। दुनिया इधर की उधर हो जाए, इसमें एक भी एक्सेप्शन नहीं है, ऑलवेज इट शुड बी एट बुक वैल्यू। ओके, जब आप एम्प्टी करोगे तो असेट को कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। तो उसको एम्प्टी करना है तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इंडिविजुअल असेट। बराबर से बोलो, टू इंडिविजुअल असेट एट विच वैल्यू? बुक वैल्यू। इसमें एक स्टार मार्क किया था मैंने, कैश ट्रांसफर होगी या नहीं होगी? कैश ट्रांसफर होगी या नहीं होगी? अगर कैश इज टेकन ओवर बाय ट्रांसफरिंग कंपनी तो ट्रांसफर होगा। If cash is not taken over, will I transfer it to realization? No. Very good. Then the second point, liability को कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। उसको रिवर्स करेंगे तो कैसे करेंगे? डेबिट करेंगे। एंट्री बोलो, जो मैं सोच रहा हूं वही बोले। इंडिविजुअल लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन अकाउंट। हर एक इंडिविजुअल लाइबिलिटी को क्या करेंगे? रिवर्स एंड टू व्हाट? रियलाइजेशन अकाउंट।
बॉयज एंड गर्ल्स, ये आपकी हुई सेकेंड एंट्री। फिर जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है, जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, जो एक्यूमुलेटेड लॉस है, वो किसको ट्रांसफर हो जाएंगे? शेयर होल्डर। हर एक बार ध्यान में रखना, शेयर होल्डर एक नहीं होंगे, दो प्रकार के हो सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रिजर्व्स एंड सरप्लस कभी भी ट्रांसफर नहीं होगा। एक बार जरा सोच के बताओ क्या एंट्री होगी। चलो ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल का बताओगे? हाँ बोलो। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर होल्डर, रिजर्व्स एंड सरप्लस ट्रांसफर करो। रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। लॉस हुआ तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉस, इट कुड बी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और व्हाटएवर। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को ट्रांसफर करना है तो you have been amazing so far. Preference share capital account debit to what? Preference shareholder account. Happy? Yes. Hey boys and girls, girls and boys, सुनिए अभी होता क्या है। अब तुम्हारे बुक्स में अगर लॉजिकली और कॉमन सेंस लगाएंगे तो और कोई अकाउंट ओपन नहीं है, सारे अकाउंट क्लोज हो चुके हैं, क्योंकि सारे रियलाइजेशन में आ गए या शेयर होल्डर में आ गए। थिंक, आस्क योरसेल्फ, मैं जो बोल रहा हूं सही है? मतलब अब पुरानी चिंता को मिटाओ। अगर आप ध्यान से सोच रहे, अगर लॉजिक्स में घुस रहे, तो आपको पता चलेगा कि बैलेंस शीट थी, बैलेंस शीट को एम्प्टी कर उसका एक एक आइटम हमने खाली कर दिया है। जाहिर सी बात है, मेरे ट्रायल बैलेंस में, मेरे लेजर में, लेजर मतलब बुक में, लेजर अकाउंट जहां पे रहते हैं, उसमें से एक का भी बैलेंस ओपन नहीं है सिवाय 3 अकाउंट के। अगर इस क्वेश्चन में देखें तो एक है रियलाइजेशन अकाउंट, एक है प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट और एक है इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। डू यू ऑल अप्रिशिएट? अब मुझे क्या करना है? मुझे इन असेट को रियलाइज करना है और इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर की लायबिलिटी का पेमेंट कर देना है। इस नेट असेट को रियलाइज करना है। असेट रियलाइज करो और इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट कर दो, यही तो करना है ना। अब मुझे बताओ, इसको खरीदेगा कौन? ट्रांसफरी कंपनी। इसको खरीदेगा कौन? ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफरी कंपनी जब खरीद रही है तो वो इसी असेट और लायबिलिटीज को बुक वैल्यू की जगह पे मार्केट वैल्यू पर वैल्यूएशन करेगी। अगर कोई व्यक्ति आकर आपका बिजनेस व्यापार खरीदेगा तो कौन सी वैल्यू पर खरीदेगा? मार्केट वैल्यू। सो ध्यान में रहे, इसी क्वेश्चन में अब मैं वही बात बोल रहा हूं कि जितनी एसेट और लायबिलिटीज बिकी है उसकी मार्केट वैल्यू निकालो। खाली करना है बुक वैल्यू पर, बेचना है मार्केट वैल्यू पर। कॉमन सेंस लगाओगे, सीक्वेंस में जाओगे तो इजी हो जाएगा। सो सेकंड स्टेप क्या? कैलकुलेट परचेस कंसिडरेशन। परचेस कंसिडरेशन मतलब यहां पर एक एक असेट नहीं बाय की जाती, यहां पर असेट बाय की जाती है इन लमसम। बताओ क्या करोगे? कैलकुलेट परचेस कंसिडरेशन। परचेस कंसिडरेशन विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड एट फेयर मार्केट वैल्यू। बताओ मैं कुछ गलत बोल रहा हूं? कॉमन सेंस वाली बात, इसमें रट्टा मारने की क्या बात है? हम जब धंधा बेचेंगे या मैं भी ये सारी चीजें बेचूंगा तो कौन सी वैल्यू पर बेचूंगा? मार्केट वैल्यू। सो राइट डाउन सेकेंड थिंग, compute purchase consideration. Purchase consideration. Compute purchase consideration कौन सी वैल्यू पर? फेयर मार्केट वैल्यू। कौन सी वैल्यू पर बाय करेंगे बेटा? फेयर मार्केट वैल्यू, एफएमवी पर बाय करेंगे। ऑलवेज इट इज एट फेयर मार्केट वैल्यू। एग्रीड? अब इसके कंपटीशन का मैं लिखूंगा, इसके वर्किंग नोट्स वगैरह सब चीजें मैं बाद में बताऊंगा लेटर, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो मैंने चैप्टर को डिवाइड किया था 3 हिस्सों में। एक ट्रांसफरर कंपनी, तो जब मैं आपको परचेस कंसिडरेशन सिखाऊंगा तब आपको आ जाएगा वो। अभी मैं परचेस कंसिडरेशन पर फोकस कर रहा हूं क्या? नहीं, बट आपको यह पता चल गया कि परचेस कंसिडरेशन सर जो निकलती है वो कौन सी वैल्यू पर निकलती है? मार्केट वैल्यू, दैट इज फेयर मार्केट वैल्यू। एग्रीड? ओके बेटा जी। अब नेक्स्ट एंट्री आपको बताता हूं। तुम्हारी कंपनी को खरीदा किसने? इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो तुम्हारी कंपनी को खरीदा किसने? बी लिमिटेड। जिस व्यक्ति से पैसा आना होता है उसको कौन सा बैलेंस होता है? जिस व्यक्ति से पैसा आना होता है उसको कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। तो बेटा आपको पता है आप क्या करोगे? बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, पीसी, टू रियलाइजेशन अकाउंट, पीसी। नाउ यू विल आस्क मी व्हाई रियलाइजेशन अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट को गौर से समझो, फील द ब्यूटी ऑफ दैट डेबिट्स एंड क्रेडिट। डेबिट साइड में सारी असेट है, क्रेडिट साइड में सारी लायबिलिटी, जो धंधे में बिकने लायक असेट और लायबिलिटीज है वो सारी रियलाइजेशन अकाउंट में। वहां से हम पूरे धंधे को बेच देंगे। किसको बेचा? बी लिमिटेड को। और बी लिमिटेड को कौन सी वैल्यू पर बेचा? तो एट पीसी। तो बेटा हमारी एंट्री क्या हुई? बी से पैसा आना है टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखो मैं एंट्री बोल रहा हूं, समझ में आ रही क्या? बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू व्हाट? रियलाइजेशन अकाउंट। बी लिमिटेड से आना है
टू व्हाट, रियलाइजेशन अकाउंट। सो हम यहां पर लिखेंगे कंप्यूट पीसी, नहीं जिंदा हूं अभी तक, हाँ कंप्यूट पीसी, एंड थर्ड स्टेप पर करेंगे आप कंप्यूट पीसी, एंड देन द थर्ड स्टेप पर आप करेंगे मेक पीसी ड्यू, मेक पीसी ड्यू। यहां पर कंपटीशन हुआ, यह सिखाया नहीं मैंने अभी तक आपको। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, मेक पीसी ड्यू, अकाउंटिंग में लेके आओ उसको। तो फेयर मार्केट वैल्यू पर ही ड्यू होगी, कैसे होगी देखो, किससे पैसा आना है, बी। तो बेटा जी हम ट्रांसफर ही बोल सकते हैं क्या उसको, ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। से यस, मुझे आवाज नहीं आ रही क्या, ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, वेरी गुड। सो बेटा जी एक और अकाउंट ओपन करूं, अभी इसके नीचे एक नया अकाउंट ओपन हुआ, ट्रांसफरी कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी, गुड़िया ओपन कर अकाउंट, ट्रांसफरी कंपनी। तो इधर हम क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ध्यान से लिखिए, ये पीसी होती है, ये क्या होता है, पीसी होता है। गुड़िया इसका सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। चलो क्या बेटा, इधर इधर हम लिखेंगे बाय ट्रांसफरी अकाउंट। बातें आवाज क्यों आ रही है, ये क्या आएगा, पीसी आएगा क्या, बाय ट्रांसफरी अकाउंट, व्हाट इज दैट, पीसी। सो इससे क्या हो गया, पीसी डी हो गई, एग्रीड। अब ट्रांसफरी इसके बदले में एवज में कुछ ना कुछ देगा, जैसे फेसबुक ने व्हाट्सएप को दिया। जिन बच्चों को लग रहा है कि फेसबुक ने व्हाट्सएप को कैश दिए, आप मूर्ख हो। शेयर्स दिया, कैश दिया, बॉन्ड्स दिया, प्रेफरेंस शेयर दिया, अलग अलग चीजें देते। अबे 17 बिलियन कैश देना मजाक है क्या, समझ आ रही है बात ध्यान में। तो सिर्फ कैश नहीं दिया, दे गेव कंपोनेंट ऑफ ईच एंड एवरी थिंग, तो इट इंक्लूड्स वैरायटी ऑफ द थिंग्स। तो जरा ध्यान से देखो, ट्रांसफरी कंपनी के क्रेडिट साइड में अगर कैश है तो कैश लिखेंगे, बाय कैश। बाय इक्विटी शेयर आए तो इक्विटी शेयर। अगर तुम इक्विटी शेयर किसके आएंगे, इक्विटी शेयर्स ऑफ ट्रांसफरी। फेसबुक ने अपने शेयर दिए होंगे ना व्हाट्सएप को, तो व्हाट्सएप अपने कंपनी अपने बुक्स में क्या एंट्री कर रहा होगा कि उसे शेयर मिले, किसके, फेसबुक के, ट्रांसफर के। अरे हाँ या नहीं, हालांकि व्हाट्सएप बंद नहीं हुआ, वो होल्डिंग कंपनी में जाता है, बट आपको जो कॉमन लगता है एग्जाम्पल मैं वो ले रहा हूं, एग्रीड। जल्दी से बताओ, शेयर्स किसके मिलेंगे, ट्रांसफरर को खुद के ही शेयर्स मिलेंगे, ट्रांसफरर को ट्रांसफरी के शेयर्स मिलेंगे। सो मैंने लिखा इक्विटी शेयर्स ऑफ ट्रांसफरी। ए गांव वालों ध्यान से सुनो, अगर मैंने ये दो नई चीजें बनाई, ओपन की, तो इसके नए अकाउंट ओपन होंगे कि नहीं होंगे। सो नए लेजर अकाउंट ओपन होंगे, किसके, कैश के और किसके, इक्विटी शेयर्स ऑफ ट्रांसफरी। मेरी बात मानो तो कैश निकाल देते, अभी एक ही अकाउंट ओपन करते, ज्यादा बेहतर होगा। हाँ लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं। सो क्या किया बेटा, पीसी ड्यू की एंट्री याद नहीं आ रही यार, शिट आई जस्ट फॉरगॉट। अच्छा तुम बोल रहे हो ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू व्हाट, रियलाइजेशन अकाउंट, वेरी गुड। उसके बाद में डिस्चार्ज ऑफ पीसी, नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखेंगे, डिस्चार्ज ऑफ पीसी। डिस्चार्ज ऑफ पीसी में दिया क्या क्या, डिस्चार्ज ऑफ पीसी। तो डिस्चार्ज ऑफ पीसी में क्या क्या दिया उन्होंने, इक्विटी शेयर्स दिए, वो प्रेफरेंस शेयर्स दे सकते, वो कैश दे सकते, वो डिबेंचर्स दे सकते, कोई भी चीज दिया वो। सो उन्होंने जो जो चीजें दी वो हमारे लिए डेबिट बैलेंस बनेगी, क्योंकि वो हमारे लिए रिसीव हो रही है। जैसे कैश रिसीव होगी तो तुम कैश को डेबिट करोगे, शेयर्स रिसीव होंगे तो तुम शेयर्स को डेबिट करोगे। एंट्री क्या आएगी, इक्विटी शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी टू व्हाट, ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट। नहीं समझ में आ रहा है, इधर से थोड़ा सा बच्चा समझ। ये ट्रांसफरी कंपनी को डेबिट बैलेंस था क्या, अब इसको सेटल तो करना पड़ेगा ना, तो ये कुछ ना कुछ देगा। तो इसने क्या दिया, इक्विटी शेयर्स इन ट्रांसफरी, तो बनाओ इक्विटी शेयर्स इन ट्रांसफरी। ये नया अकाउंट बना गया, और उसके डेबिट में हम लिखेंगे टू ट्रांसफरी अकाउंट। जो भी वैल्यू है वो आएगी इधर।
अरे डन, मुझे नहीं समझा, बताओ क्या करें। अभी थोड़ी सी गाड़ी लंबी खिंच गई है ना। पहले क्या किया था, बैलेंस शीट एम्प्टी। बैलेंस शीट एम्प्टी करने के बाद में आपके पास अकाउंट बने थे कितने, 2, इनफैक्ट 3, प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी। कौन से मैं आपको बताता हूं, रियलाइजेशन, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अभी रियलाइजेशन अकाउंट में फिर क्या किया, पीसी ड्यू। पीसी ड्यू की एंट्री क्या, ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बराबर है। ये हुई एंट्री नंबर 2, मतलब एम्प्टी द बैलेंस शीट के बाद में मेक द पीसी ड्यू। अब पीसी ड्यू बनाई तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, तो उन्होंने क्या दिया आपके हाथ में, इक्विटी शेयर्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। तो हमने एंट्री क्या की, इक्विटी शेयर्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू व्हाट, ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट। पीसी ड्यू हो गई। अब पीसी ड्यू होने के बाद में पीसी मिल भी गई। अब पीसी मिल गई, अब क्या करोगे, आप इन सभी पीसीज को बांट दोगे ओनर को। बट ओनर को बांटने के पहले कुछ चीजें और सीख लो। तुम्हारे पास रियलाइजेशन अकाउंट है क्या, दिख रहा है कि झंडू। रियलाइजेशन अकाउंट में आपको ध्यान में रखना है कि यहां पर बुक वैल्यू थी, यहां पर बुक वैल्यू थी, यहां पर मार्केट वैल्यू है। तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट और लॉस आएगा कि नहीं आएगा। सो प्रॉफिट और लॉस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू वेयर, शेयर होल्डर। बट कौन से वाले शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर। तो बेटा जी इधर लिख दो 2 इक्विटी शेयर होल्डर। ये प्रॉफिट और लॉस रहा, तो प्रॉफिट और लॉस रहा तो कहां करेंगे, 2 इक्विटी शेयर होल्डर रियलाइजेशन अकाउंट में। हैप्पी। और उसके बाद में क्या करोगे, इक्विटी शेयर होल्डर के यहां पर क्या लिख दोगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ये क्या करेंगे, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। ऑलराइट, अब क्या करना है, तुम्हारे कौन से अकाउंट सेटल हो गए, रियलाइजेशन हो गया क्या, डबल टिक मार्क। ट्रांसफरी कंपनी भी हो गया, पीसी ड्यू हुई थी और उसकी तरफ से जो मिलना था वो आ गया, ट्रांसफरी कंपनी भी सेटल्ड। इक्विटी शेयर्स इन ट्रांसफरी, तुम्हारे पास अभी अकाउंट ओपन है 3, एक इक्विटी शेयर इन ट्रांसफरी, एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर और एक इक्विटी शेयर होल्डर। तुम मुझे बताओ पहले लाइबिलिटी किसकी सेटल करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर या इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। फिर किसकी लाइबिलिटी सेटल करोगे, इक्विटी शेयर होल्डर। जाहिर सी बात है वही आपको करना है। तो जो ये इक्विटी शेयर से ये ट्रांसफर कर देंगे बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड बाय इक्विटी शेयर होल्डर। जो भी बैलेंस है उनको दे देंगे और इसी के साथ आपके ये अकाउंट टैली हो जाते हैं। हैप्पी, गुड वन। मुझे एंट्रीज थोड़ी सी आ नहीं रही, सेकंड इफेक्ट हो गया बस, ठीक है। मुझे एंट्रीज थोड़ी सी आ नहीं रही, तो हम एंट्रीज एक बार लिख कर निकालेंगे क्या, जिससे अभी जो जो हमने किया है उस सीक्वेंस को एक बार परफेक्ट कर लेंगे। ये बेसिक्स है। अरे रेडी, यप। एक्स का सेकंड इफेक्ट ये ले, 2 इक्विटी शेयर इन ट्रांसफरी, इक्विटी शेयर इन ट्रांसफरी। पहले इसका सेटल हुआ, फिर 2 इक्विटी शेयर इन व्हाट, ट्रांसफरी। अब सारे अकाउंट बेटा ऑटोमेटिकली टैली हो जाएंगे। हैप्पी। चलो पहले मैं इजी वाली जर्नल एंट्री कराता हूं। सो यू आर ऑल रिक्वेस्टेड टू ड्रॉ अ जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। हाँ बेटा, करने का, अभी बताने का है, अभी हम शुरुआत में है, आएगा, इससे कॉम्प्लिकेटेड केस आएगा। चलो जर्नल एंट्रीज, मॉडल जर्नल एंट्रीज। पहली जर्नल एंट्री, एम्प्टी दी बैलेंस शीट असेट साइड। अभी मैं आपके पास देख रहा हूं अपेक्षा से, एम्प्टी द बैलेंस शीट। पहली जर्नल एंट्री बोलो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट विच वैल्यू, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट विच वैल्यू, बुक वैल्यू 2, इंडिविजुअल व्हाट, असेट, इंडिविजुअल असेट्स, ये आएगी बुक वैल्यू। हैप्पी, यस, ये हम सीख चुके। जल्दी कर छोरी, जल्दी कर।
ये मॉडल जर्नल एंट्रीज है। पहले एम्प्टी द बैलेंस शीट, असेट को खाली किया। एक गांव वालों, लाइबिलिटीज को खाली करो। लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट। अरे यार ये छोरी पीछे पड़ गई। ले इंडिविजुअल लाइबिलिटीज, इंडिविजुअल लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट। बुक वैल्यू, बुक वैल्यू, इंडिविजुअल लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन अकाउंट, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू। लाइबिलिटीज खाली कर लेने के बाद में थर्ड, लाइबिलिटीज खाली हो गई, थर्ड क्या करोगे? शेयर कैपिटल को खाली करेंगे। तो देखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऐसे नहीं पांडे जी। रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। सही है ना? अगेन दीज आर ऑल एट बुक वैल्यू, बुक वैल्यू। फिर क्या करना है रसगुल्ले? ठीक है, अज्यूम कर दे कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है, अगर है तो खाली हो जाएगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू व्हाट? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। डन डन डन। ये बुक वैल्यू पर हमने क्या कर दिया? खाली। अब बेटा जी एक लाइन ड्रॉ कर दो। पहली चीज है बैलेंस शीट को खाली करो। अब हम सेकंड फेज में जाते हैं। सेकंड फेज में होता है पीसी ड्यू करो। सेकंड फेज में क्या है? पीसी ड्यू करो। जिससे पैसा आना होता है उसको डेबिट बैलेंस होता है, एग्रीड। और बेटा जी हम किसको क्रेडिट कर देंगे? रियलाइजेशन अकाउंट को। पैसा किससे आना है अपने को? कौन खरीद रहा है? ट्रांसफरी। कॉमन सेंस लगाएगा तो अपने यहां आंसर आएगा। फोर्थ एंट्री आएगी पीसी ड्यू। ये पीसी ड्यू की एंट्री हो रही है, तो हम लिखेंगे ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट। ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट कौन सा? पीसी टू क्या? रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट अगेन इट इज पीसी, एग्रीड। इसको बोलते पीसी इज ड्यू। इसके बाद में अगेन फिफ्थ पॉइंट पर आई विल से, फिफ्थ पॉइंट पर आई विल से जो पीसी ड्यू हुई है उसका डिस्चार्ज ऑफ पीसी। सो आई विल राइट डाउन डिस्चार्ज ऑफ पीसी। डिस्चार्ज ऑफ पीसी में आपको क्या क्या मिला है? तो जो जो चीजें आपको मिली वो लिख दीजिए। कैश मिला है आपको, कैश अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर्स ऑफ कौन सा? ट्रांसफरी या ट्रांसफर? कॉमन सेंस लगा के बोलो। ट्रांसफरी। इक्विटी शेयर्स ऑफ ट्रांसफरी। इक्विटी शेयर्स ऑफ ट्रांसफरी। कैश अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर्स ऑफ ट्रांसफरी। और क्या क्या मिल सकता है? डिबेंचर्स मिल सकते हैं। डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू व्हाट? बॉन्ड्स भी मिल सकते हैं। टू व्हाट? कैन आई नॉट से ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट? ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट क्योंकि जो डेबिट बैलेंस है इधर पीसी ड्यू का वो रिवर्स हो गया इधर। ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, उससे पैसा आना है तो जो आना है वो आ गया डिस्चार्ज ऑफ पीसी में, एग्रीड? यस। कैन वी टेक यू टू द नेक्स्ट स्टेप? सिक्स्थ स्टेप, सिक्स्थ पॉइंट, सिक्स्थ एंट्री, प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन। प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन आई हैव टू ट्रांसफर इट टू व्हाट? इक्विटी शेयर होल्डर। अगर प्रॉफिट रहा तो शेयर होल्डर को क्रेडिट करो, अगर लॉस रहा तो शेयर होल्डर को डेबिट करो। तो हमारी एंट्री क्या होगी? हमारी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। ये किसका? प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। There could be loss also. In that case, the vice versa entry would be passed. Ulta entry will be passed. Then seventh entry is what? जो आपके पास पीसी आया वो मैं क्या कर दूंगा? दे दूंगा। किसको दे दूंगा? इक्विटी शेयर होल्डर को। मतलब जो शेयर होल्डर है वो। क्या क्या मेरे पास आया था? बेटा मेरे पास आया था कैश, इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर, ये सबको डेबिट बैलेंस है। सबको डेबिट बैलेंस है मतलब ये मेरी इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट को डेबिट बैलेंस होता है। इक्विटी शेयर व्हेन हैज गॉट अ क्रेडिट बैलेंस इज अ कैपिटल। इक्विटी शेयर व्हेन हैज गॉट अ डेबिट बैलेंस इज योर इन्वेस्टमेंट। हाँ या नहीं? इन्वेस्टमेंट अकाउंट में याद करो,
इन्वेस्टमेंट को कौन सा बैलेंस होता था? डेबिट बैलेंस। इक्विटी शेयर कैपिटल जो होता है उसको कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। कंफ्यूज मत होना, इक्विटी शेयर देखकर पागल मत होना। इक्विटी शेयर को डेबिट बैलेंस है तो वो असेट ही है। एग्रीड? अब ये असेट हम किसको बात देंगे? शेयर होल्डर को। तो हमारी एंट्री होगी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू डिबेंचर्स टू कैश। जो है वो दे दिया इधर। मुझे पता है तुम थोड़े से नाराज हो गए अभी मैं जब बोलूंगा कि रिवाइज करो, बट मुझे पता है कि आगे की चीजें कॉम्प्लेक्स है। गाड़ी सीखना सिखाया क्या किसी ने? कार चलाना सिखाया कभी? नहीं सीखा किसी ने? वेरी गुड। जिन्होंने नहीं सीखा कोई बात नहीं, जिन्होंने सीखा है उनको पूछता हूं, तुमको एक साथ पूरी कार चलाना नहीं सिखाते? तुमको पहले सिर्फ स्टीयरिंग संभालना सिखाते? मैं वही काम करा रहा हूं। अगर तू और कॉन्फिडेंट है कि नहीं मेरे को आता है तो ऐसा नहीं है, मैं ये कराऊंगा मतलब कराऊंगा। स्विमिंग के वक्त भी ऐसे ही होता है। स्विमिंग डायरेक्ट नहीं सिखाते, पहले पैर मारना सिखाते। मेरा भी काम सिंपल है। तो इसमें ऐसा होगा शायद किसी बच्चे का एक्सेस हो जाएगा, आई कांट हेल्प इट। तुम अगर नहीं बोलोगे तो मैं पकड़ कर बेंच पे खड़ा करके बुलवाऊंगा। और अब इस बार मैं साथ नहीं दे रहा, इस बार मैं सिर्फ देख रहा हूं कि तुम बोल रहे हो कि नहीं। मैं सिर्फ बोलूंगा इसकी एंट्री बोलो, कौन सी वैल्यू तुम्हें बोलना पड़ेगा, ठीक है? ए बाबू चेहरा ऊपर चाहिए मेरे को। तू क्या बोल रहा है मेरे को दिखना चाहिए। चश्मे वाला बाबू, हाँ गड। सभी के चेहरे मेरे पास। छोरी पीछे से रख के बैठ। हाँ हाँ यू ओनली। हाँ वेरी गुड। चलो बच्चों, पहली एंट्री, एम्प्टी द बैलेंस शीट में एसेट को एम्प्टी करो। हो गई सेटल? तू जूते होते हो गए तेरे एडजस्ट? जल्दी से बैठना। लाइक हम वापिस से इस लड़की के लिए वापिस से एक बार एंट्री बोलेंगे। क्या है? विच वैल्यू? ओके नेक्स्ट एंट्री, इंडिविजुअल विच वैल्यू, और फिर शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस को एम्प्टी करो। पक्का? यहां तक बैलेंस शीट पूरी एम्प्टी हो गई क्या? यस, हमेशा बैलेंस शीट एम्प्टी हो गई बुक वैल्यू पर ही। डन। अब नेक्स्ट स्टेप, आपको कुछ मिलने वाला है। किससे मिलने वाला है? जिससे मिलने वाला होता है उसको कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। वो पर्सनल अकाउंट है, उसका नाम क्या है? चलो एंट्री बताओ। पीसी ड्यू, इसको बोलते हैं पीसी इज ड्यू। अब पीसी एक बार ड्यू हो गई, उससे मिलेंगे क्या पैसे? तो क्या क्या मिल सकता है? कुछ भी मिल सकता है, जो भी एज पर एग्रीमेंट होगा। उसको क्या नाम बोलेंगे? डिस्चार्ज ऑफ पीसी। उसको क्या बोलेंगे? डिस्चार्ज ऑफ पीसी। गिव मी द एंट्री। टू ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट। डिस्चार्ज हो गया, यस, ट्रांसफरी का अकाउंट भी क्लोज हो गया। नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, आपके पास में अभी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट है, और जो आपको मिले हैं पीसी के दौरान डिस्चार्ज में वो है, और साथ ही साथ आपका रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस है। रियलाइजेशन का प्रॉफिट और लॉस कहां पर ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट की एंट्री बताइए। एग्रीड। और लास्ट वाली एंट्री बताइए, जब आप डिस्चार्ज कर कर इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा दे देंगे। तो एंट्री क्या है? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू, समझ गया मैं, समझ गया। तुम यही बोल रहे थे ना, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू इक्विटी शेयर्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी टू डिवेंचर्स फलाना ढिंगड़ा। धन्यवाद। ऑलराइट, सो नाउ राइट डाउन द हेडिंग अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी। राइट डाउन द हेडिंग अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी। खरीदार, अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी। अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी, ठीक है। ऋषि मुनि आ जाओ आगे, आज तुमको लेकर केस करेंगे, आ जाओ।
No, no, you have to come. There is no other option with you. बेशरम लड़की है तू एकदम गाय छाप. आजा इधर आजा. आओ ठीक दिख रही बेटा तू टेंशन नको ले आजा. संतोष कवर करो. बॉयज एंड गर्ल्स, अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी के लिए आपको समझना होगा कि एंट्री कैसे होती है. सो बेसिकली प्राइमरीली देर आर ओनली 3 एंट्रीज इन दैट. हाँ ना नालायक तेरे लिए रुक रहा हूं, इतना स्लो मोशन में आ रही थी इसलिए मैंने बोलना चालू किया. सो प्राइमरीली देर आर हाउ मेनी एंट्रीज? 3 entries, and I'll explain you these 3 entries with the logical treatment from Rishi Muni. She is going to guide us. All right? Yes. By the way, she is Neha and she is very nalayak. सुनिए. नहीं, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं तुझे सब लोग देखेंगे अभी. सुनो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं. नेहा शॉपिंग के लिए गई. जाती हो नेहा कभी? कहां जाती हो? मॉल का नाम बता सकती हो इफ यू डोंट माइंड? क्लोअर सेंटर. इट इज इन कैंप. क्लोअर सेंटर में शॉपिंग के लिए जाती है. एग्रीड? अच्छा, क्या क्या खरीदती हो? जीन्स, टॉप्स, स्कर्ट. अब थोड़ा सा बाकी कोई चीजें कर सकते हैं अपन. हाँ, और क्या क्या जल्दी जल्दी बताओ. एक्सेसरीज. तू खाना पीना कुछ करती नहीं क्या? माइक चालू क्या? देख नहीं चालू. हाँ ठीक है कोई बात नहीं. हाँ एक्सेसरीज. और बताओ, खाना पीना कुछ खाती है कि नहीं खाती है? हाँ बोलो. भेल. ओके. हाँ 2 मिनट रुक जाओ, वो जा रही है शॉपिंग के लिए. हाँ बोल भाई, और आगे क्या? पिज्जा. पिज्जा हट में का. चाय भी. प्लस चाय. पिज्जा प्लस चाय. वेरी गुड. अच्छा मैं अभी आपको बताऊं. और शी हैज बॉट टूथब्रश, मे बी पेस्ट. ओ शैम्पू. थैंक यू. Then dishwasher, Harpic, then oil, handkerchief. बस बस बस. और ये लास्ट का 13th माई लकी नंबर मे बी टिश्यूज. नहीं रहे. हाँ बस. अब ये किसने बाई किया? नेहा ने. ठीक है. नेहा ये सब चीजें भरकर निकल रही है वहां से, क्लोअर सेंटर के बाहर से निकली. एग्रीड? और वहां पर तुझे मिल गया अपना फुटबॉलर. फुटबॉलर नाम बता तेरा. FRAN. फ्रांसिस मिल गया. ओके. फ्रांसिस बोलता है अरे नेहा तू इधर क्या कर रही है? तो बोलेगी ये इधर क्या करने को आते हैं. बराबर है, ये तो बात बोल चुकी है. आई एम श्योर अबाउट इट. मतलब खजूर तेरे को समझ में नहीं आता कि इधर क्या करने आते. मतलब कई सारे बच्चे रहते हैं कमाल के. मैं कभी कभी पेट्रोल पंप पे जाता हूं और पेट्रोल पंप पर गाड़ी में पेट्रोल. सर आप यहां पे क्या कर रहे हैं? बेटा गोटे खेलने आया हूं. मतलब ठीक है. तो बेटा फ्रांसिस ने पूछा कि अच्छा क्या क्या शॉपिंग की. तो नाउ द क्वेश्चन इज अप टू यू. उसने पूछा क्या क्या शॉपिंग की, क्या क्या बताएगी? तो मतलब तू ऐसे नहीं बताएगी जीन्स, टॉप, स्कर्ट, एक्सेसरीज, बेल, पिज्जा, चाय, टूथब्रश, पेस्ट, शैम्पू, हार्पिक, ऑयल, हैंडकरचिफ. नहीं. सो तुम क्या बोलते हो कि यहां पे क्या? अरे कुछ नहीं, ग्रोसरी खरीदने के. अरे कुछ नहीं, क्लोथ्स खरीदने के लिए. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो बेटा जी ये है परचेसर नेहा. परचेसर नेहा पहली एंट्री करेगी मे बी क्लॉथ्स, राइट, ग्रोसरी, व्हाटएवर. ग्रोसरी. ग्रोसरी की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई. GROC. मेरे पास दूसरा नाम है सन्ड्रीज. सो शी परचेज ग्रोसरीज और सन्ड्रीज अकाउंट डेबिट. एग्रीड? 2 मान लेते हैं इसने उधार में बाय किया तो ये क्या करेगी? 2 पेबल. अबे हाँ नहीं,
ये पहली एंट्री क्लियर है। अब मैं इनसे पूछता हूं, मैडम आप ये सब चीज लेकर घर पे पहुंच गए, अपने घर पर, ये कहीं बाहर गई थी बाय करने के लिए, बाय करके आ गई, फिर अपने घर पर पहुंच गई, अभी अपने घर पर पहुंचने के बाद में क्या करोगे? मैं सुन रहा हूं, बताओ। करूंगी, हाँ, यूज करूंगी। अच्छा यूज करेगी, पहले इसको क्लासिफाई नहीं करेगी, मतलब हार्पिक सब जगह एक जगह ही रहेंगे। हाँ, क्लास में करेंगे, रखूंगी अलग अलग। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है, नहीं तो क्या है कि हार्पिक भी किचन में, बाकी चीजें भी किचन में। नो नो नो, सो यू आर गोइंग टू क्लासिफाई देम, यस और नो, हियर एंड देयर। क्लासिफाई करते हो कि नहीं? तो जब तुम किसी कंपनी को भी खरीद कर लेकर आते हो तो पूरी कंपनी की एक वैल्यू देते हो तुम पहले, बट उस एक वैल्यू को फिर तुम डिवाइड करोगे अलग अलग चीजों में, क्योंकि उसके अंदर करंट असेट भी होगी, करंट लाइबिलिटीज भी होगी, फिक्स्ड असेट भी होगी, गुडविल भी होगी, अलग अलग टाइप की असेट होगी, मे बी समटाइम्स देयर आर इन्वेस्टमेंट आल्सो। So it becomes mandatory that when you go back at home, you classify them at the respective things. Agreed? तो बेटा जी नेक्स्ट चीज जो होगी वो क्लासिफिकेशन की करेगी। Agreed? अब पेएबल, पेएबल को क्या क्या दोगी? कैश, और मे बी शी कैन गिव गोल्ड, नहीं क्या? शी कैन, पेएबल को डिस्चार्ज करना है तो क्या देगी? पेएबल अकाउंट डेबिट टू व्हाट? कैश। शी कैन ऑल्सो गिव गोल्ड, शी कैन ऑल्सो गिव हर इक्विटी शेयर्स, क्यों नहीं? Assets and all. Oh yeah, assets and all also. Thank you. Have you understood? चलो मुझे पहली एंट्री बताओ, जब नेहा जाएगी बाय करने के लिए, तो अगर हम नेहा को पूछेंगे नेहा जी क्या बाय किया, तो नेहा क्या बोलेगी? She'll just say sundry shopping, नॉर्मल शॉपिंग, छोटा मोटा सामान, कैसे डिटेल बताएगी? नहीं। तो पहली एंट्री भी आप करेंगे बिजनेस परचेस की, धंधा बाय करके लाए, बट धंधा बाय करके लाए डायरेक्टली किचन में नहीं रखने का, उसको क्या करते हैं हम? डिवाइड, क्लासिफाई। तो वैसे ही नेहा क्या करेगी, फिर उसको क्लासिफाई करेगी इन द वेरियस आइटम्स, और फिर जो पेएबल बना है उस पेएबल को क्या करेगी आप? पेमेंट करोगे। पेमेंट क्या करोगे? यू कैन गिव देम ईदर योर इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, कैश, बॉन्ड्स, गोल्ड, व्हाटएवर। से यस और नो? यस। थैंक यू सो मच नेहा जी। अब मेरे साथ मेरे बच्चे एंट्रीज लिखेंगे। इन द बुक्स ऑफ, हेडिंग लिखो, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी, इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, ओके, इसके जर्नल एंट्रीज में, राइट? पहले ट्रांसफरी कंपनी क्या बाय करके लाई है? धंधा, धंधा बाय करके लेके आई है, तो हम एंट्री क्या करेंगे? बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट, बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट। कैन आई नॉट राइट डाउन बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट? कैन आई नॉट राइट डाउन पीसी? क्योंकि हम कितने में बाय करके लेके आए? मार्केट वैल्यू पर। बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट पीसी। टू, डू नॉट राइट ट्रांसफरर, ट्रांसफरर की कंपनी क्लोज हो चुकी है, बंद हो चुकी है, तुम ट्रांसफरर के लिक्विडेटर को दोगे, आपका लिक्विडेशन भी हुआ था, तुम ट्रांसफरर के किसको दोगे? लिक्विडेटर को। तो हम एंट्री क्या बोलेंगे? बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। एग्रीड? ये बिजनेस परचेस के एंट्री हुई। बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। बिजनेस परचेस इज अ रियल अकाउंट एंड टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, लिक्विडेटर इज अ पर्सनल अकाउंट। अब ये पर्सनल अकाउंट को आपको कुछ देना पड़ेगा। पूरी क्लास मौन व्रत लो और इधर ध्यान दो। गुड़िया, लिक्विडेटर को हमको क्या देना है? कुछ तो देना पड़ेगा। आई कैन गिव हिम कैश, आई कैन गिव हिम इक्विटी शेयर। अब मेजॉरिटी बार मैंने देखा जब बच्चा एंट्री करता है तो गड़बड़ कहां पे करता है? इधर भी बेटा मैंने एंट्री करवाई, तब मैंने कहा इधर देखो, जरा ध्यान से देखो, इक्विटी शेयर को डेबिट बैलेंस है, राइट? बट बेटा जब इधर डिस्चार्ज होगी पीसी, इन्होंने इक्विटी शेयर दिए तो इन्होंने इश्यू किए, उनको मिले तो इधर इश्यू किए होंगे ना। जो व्यक्ति इश्यू करता है उसके बुक्स में इक्विटी शेयर कैपिटल बनता है, क्रेडिट बैलेंस आता है, एंड इट इज ऑलवेज एट फेस वैल्यू। एग्रीड? जरा एक बार देखने की कोशिश करो, मैं आपको कंपेयर करके बता दूंगा। फिर लिक्विडेटर को कुछ देना है तो मैं क्या करूंगा? लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर अकाउंट डेबिट, ट्रांसफरर कंपनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा प्लीज ध्यान से समझना, ये फेस वैल्यू पर आएगा, इसको क्रेडिट बैलेंस है। जब आप एंट्री देखोगे वहां पर, गो एंड चेक एंट्री नंबर थर्ड देयर, थर्ड नहीं, आई गेस थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंट्री, गो एंड चेक फिफ्थ एंट्री। फिफ्थ एंट्री में इक्विटी शेयर को वहां पे डेबिट बैलेंस था। देखो तो सर, डेबिट बैलेंस था क्या? नहीं था। इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट, तो मैंने वहां पर लिखा हुआ है
कि बेटा जी यहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम वगैरह कुछ भी नहीं आएगा, यहां पर जितनी वैल्यू आईपी है, आईपी पर इक्विटी शेयर आएगा। जैसे मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर खरीदता हूं, 1000 रुपए में खरीदूंगा तो 1000 ही लिखूंगा, बट यहां पर ये 1000 रुपए का शेयर इश्यू करेंगे तो 1000 नहीं लिखेंगे, इधर इधर फेस वैल्यू जो होगी वो लिखेंगे, और लिखेंगे यहां पे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अरे झंडू समझ में आ रहा है क्या? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। और बेटा जी और इधर एक आएगा, अगर डिबेंचर दिए तो टू डिबेंचर विच वैल्यू, फेस वैल्यू। टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिए तो विच वैल्यू, फेस वैल्यू। क्योंकि यहां पर इसको क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, ये इश्यू कर रहे हैं। क्या मैं कंफ्यूजन निकालने में कामयाब हुआ क्या? इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर जो शेयर्स मिल रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट है, उसको डेबिट बैलेंस होता है, इट इज रिकॉर्डेड एट आईपी। बट जब जो इश्यू कर रहा है उसके लिए वो शेयर कैपिटल है, इट इज हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस, इट शुड बी रिकॉर्डेड एट फेस वैल्यू। और उसके साथ साथ क्या, सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर फेस वैल्यू के ऊपर रही आईपी। तो यहां पर बच्चा कंफ्यूजन करता है। अगर हम ये कंफ्यूजन निकाल पाए और दोनों की अकाउंटिंग को सेपरेट रख पाए तो बहुत सारे कंफ्यूजन दूर रहेंगे। बताओ सिक्योरिटीज प्रीमियम की एंट्री किसके बुक में आती है, ट्रांसफरर या ट्रांसफरी? इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी, क्योंकि ये कंपनी शेयर्स इशू करती है। एग्रीड? और इधर लास्ट में लिख देता हूं टू कैश। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि लिख लीजिए टू कैश। उसमें से ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट रहा। इसको क्या बोलेंगे, सेटलमेंट ऑफ पीसी या डिस्चार्ज ऑफ पीसी। सेटलमेंट ऑफ पीसी या डिस्चार्ज ऑफ पीसी। सेटलमेंट ऑफ पीसी और व्हाट, डिस्चार्ज ऑफ पीसी। हैप्पी? अब अगली एंट्री करेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री। तुम्हें याद है नेहा घर गई थी, नेहा घर जाके चीजों को क्लासिफाई किया था। हम भी धंधा खरीद के लाए, अब जो धंधा खरीद के लाए उसको खोल दो। खोलेंगे तो उसमें से अलग अलग चीजें मिलेगी। क्या क्या मिलेगा, फिक्स्ड एसेट मिलेंगे, करंट एसेट मिलेंगे, इन्वेंट्री मिलेगा, डेटर्स मिलेगा, कैश मिलेगा। जो जो चीजें आपके पास आई है उसको असेट के रिस्पेक्टिव आइटम्स में डालिए। तो हम बिजनेस परचेज को खोलेंगे तो एंट्री बनेगी, जरा ध्यान से देखिए। इंडिविजुअल असेट अकाउंट डेबिट, सो आई विल राइट डाउन प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। एग्रीड? यहां पर मार्केट वैल्यू आएगी। जब बैलेंस शीट खाली होती है तो ही सिर्फ बुक वैल्यू। यहां पर मार्केट वैल्यू की कॉमन सेंस है, जो खरीद रहा है उसके लिए कॉस्ट क्या होगी, AS 10 के हिसाब से। खरीदार खरीदने वाली वैल्यू, और खरीदने वाली वैल्यू हमारे लिए कौन सी थी, मार्केट वैल्यू। एग्रीड? सो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कौन सी वैल्यू, मार्केट वैल्यू। फिर बेटा जी हम लिखेंगे यहां पर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, मार्केट वैल्यू। फिर डेटर्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, मार्केट वैल्यू। फिर इधर इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, मैं एक लाइन छोड़ चुका हूं, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, मार्केट वैल्यू। एंड टू, मैं इधर लिखूंगा टू क्रेडिटर्स अकाउंट, मार्केट वैल्यू। टू लोन अकाउंट, मार्केट वैल्यू। टू डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर किसके बेटा, ये इशू करने वाले डिबेंचर नहीं है, ये जो हमने वहां से एक्वायर किए वो हमारी भी तो लाइबिलिटी बनेंगे ना, वहां के डिबेंचर हमारे बुक्स में आ रहे। डिबेंचर अकाउंट, मार्केट वैल्यू, सेटलमेंट वैल्यू। टू बिजनेस परचेस, ये बिजनेस परचेस अकाउंट खाली हो गया, पीसी। एग्रीड? बेटा जी मगर ये एंट्री शायद टैली हो, शायद टैली ना हो। शायद टैली क्यों ना हो, क्योंकि जब बिजनेस एक्वायर किया जाता है तो उसकी जो नेटवर्थ होती है, उसकी जो वैल्यू होती है, कई बार पैसा उससे ज्यादा दिया जाता है, कई बार पैसा उससे ज्यादा दिया जाता है। उस केस में हम एक नई असेट को रिकॉग्नाइज करते हैं, इंटेंजिबल असेट, गुडविल। जैसे फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर किया तो एक बहुत बड़ी रकम उन्होंने किसके लिए दी, गुडविल के लिए, राइट? उसी तरीके से अगर आप देखेंगे फेसबुक ने इंस्टा को भी एक्वायर किया, दे हैव गिवन अ वेरी गुड अमाउंट फॉर व्हाट, देयर गुडविल। सो दैट इज द रीजन इफ द बैलेंसिंग फिगर इज ऑन द गुडविल, सॉरी डेबिट साइड, it is what, goodwill. Balancing figure is on the debit side, it is what, goodwill. ये balancing figure। अगर balancing figure credit side में तो क्या है, CR। अगर balancing figure credit side में तो उसको क्या कहेंगे, CR। हैप्पी?
लिख लिया बेटा? चलो एक बार पूरी एंट्रीज रिवाइज कर लेते हैं। पहली एंट्री क्या है इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी? चलो कर जल्दी से, एक सेकंड, 1-2 मिनट, बच्चे कुछ लिख रहे हैं बाकी, अभी जल्दी से करो। अब हम एक क्या करेंगे, एक प्रैक्टिकल केस स्टडी ओपन करेंगे और आपको अमालगमेशन दिखाऊंगा जो रियल लाइफ में हुआ है। ये जो एंट्री कर रही है किसके हिसाब से? इन द ब्रैकेट लिख दो AS 14। इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफर हम क्या फॉलो करते हैं? AS 14। तो आप लिखेंगे क्या? इधर क्या है? AS 14। हाँ, आई वॉन्ट द आंसर फ्रॉम यू ऑल। पहले एंट्री बताओ, फिर हम आगे जाएंगे। धंधे को एक्वायर किया, धंधे को एक्वायर किया, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ विच कंपनी? ट्रांसफरर कंपनी। कौन सी वैल्यू? परचेज कंसिडरेशन। फिर क्या करेंगे? इंडिविजुअल असेट टू इंडिविजुअल लाइबिलिटी टू बिजनेस परचेज, और बैलेंसिंग फिगर डेबिट में है तो क्या? गुडविल। क्रेडिट में है तो क्या? CR। मैंने पहले बिजनेस परचेज को खोलने की एंट्री कर दी। चलो बिजनेस परचेज को खोलो, क्या एंट्री आएगी? इंडिविजुअल असेट टू इंडिविजुअल लाइबिलिटी टू बिजनेस परचेज या लिक्विडेटर टू बिजनेस परचेज, बैलेंसिंग फिगर डेबिट में है तो क्या? गुडविल। क्रेडिट में है तो क्या? CR। और तीसरी एंट्री सेटलमेंट की करिए। लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी अकाउंट डेबिट टू व्हाट? इक्विटी शेयर कैपिटल टू व्हाट? सिक्योरिटीज प्रीमियम टू डिबेंचर टू व्हाट? कैश। हैप्पी? मुझे नहीं समझ में, बताओ एंट्री क्या? पहले शुरुआत से एंट्री करते, अभी मैं देख रहा हूं तुमको। पहली एंट्री एक्वायर करने की, धंधे की। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर। लिक्विडेटर क्यों शब्द यूज करते पता चला, बिजनेस परचेज क्यों शब्द यूज करते पता चला। बिजनेस परचेज को खोल दो, बिजनेस परचेज को खोल दो। इंडिविजुअल असेट अकाउंट डेबिट विच वैल्यू? मार्केट वैल्यू। टू इंडिविजुअल लाइबिलिटी विच वैल्यू? टू परचेज कंसिडरेशन को हम क्या बोलेंगे? टू बिजनेस परचेज। एग्रीड? बैलेंसिंग फिगर डेबिट में है तो गुडविल, क्रेडिट में है तो क्या? CR। क्या ये बात समझ में आती है? नाउ द थर्ड थिंग इज व्हाट? सेटलमेंट। एंट्री क्या आएगी? लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू व्हाट? सिक्योरिटीज प्रीमियम टू व्हाट? कैश। डन। नाउ पीस एंड जस्ट क्लोज योर बुक्स एंड आस्क योरसेल्फ, इन कैपिटल गेन में आपने कुछ सीखा है? सर्टन ट्रांजैक्शन नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर। याद आ रहा है? मेरा आपसे अनुरोध है, आवाज नहीं चाहिए बेटा, मेरा आप सभी बच्चों से अनुरोध है कि सर्टन ट्रांजैक्शंस आर नॉट ट्रीटेड एज अ ट्रांसफर। उसमें वो कौन सी ट्रांजैक्शन है? अभी आवाज नहीं चाहिए, अभी सीरियसली बात बताओ मुझे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये तुमको डिस्टर्ब करेगा। चलो, सर्टन ट्रांजैक्शन नॉट ट्रीटेड एज ए ट्रांसफर, बताओ मुझे क्या क्या पढ़ा था अमाल इसमें? कैपिटल गेन, तो आपका बोलना यह है कि अमालगमेशन, सुनो अभी आवाज मत करो, अमालगमेशन पर कैपिटल गेन नहीं लगता, यह आपका बोलना है? अमालगमेशन पर कैपिटल गेन नहीं लगता, यह आपका बोलना है? तो आप मूर्ख हो, मूर्ख, आपने पढ़ाई नहीं की बराबर से। उस अमालगमेशन पर टैक्स नहीं लगता जो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करती है, सारी अमालगमेशन नहीं, वो अमालगमेशन जिस पर टैक्स नहीं लगता है। कोई बता सकता है वो कौन सी कंडीशन है? किसी को अगर रफ में आइडिया होगी तो ये बोल रहा है कि सर सारी एसेट को एक्वायर करना, ठीक है, और क्या? चलिए मैं भी आज आपको है ना इस चीज को सिखाऊंगा, टैक्स वाला प्रोविजन भी सिखाऊंगा, बट इस तरीके से सिखाऊंगा जैसे तुम कॉमन सेंस से उसको बिल्डअप करोगे। बेटा कई बार क्या होता है कि एक कंपनी की 100% सब्सिडरी कंपनीज होती है,
एक कंपनी की 100% सब्सिडरी कंपनीज होती है। एक कंपनी है जिसके 100% सब्सिडरीज। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपने टाटा मोटर्स सुना होगा नाम। ये कंपनी बेटा जी, आप माने या ना माने, चेसिस और इंजन बनाती है। चेसिस और इंजन बनाती है, मतलब एक ट्रक का व्हीकल बॉडी बनाती है, उसकी आउटर बॉडी टाटा मोटर्स नहीं बनाती। उनके पास उतना एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज नहीं है कि अंदर ऊपर की बॉडी कैसे बने। टाटा मोटर्स started facing a very severe competition from this Volvo because the designs were very elegant. Strength Tata Motors had very good, but the designs were not that great, और designs बाहर outsource कर बाहर के लोग बनाते थे। So then they were made to make new designs. जैसे भारत बेंज भी आ गया था भारत में, बेंज। So Benz also started giving a very severe competition. So then this Tata came up with a design company. अगर आपने कोई बसेस पर नाम पढ़ा होगा तो मार्को पोलो। Marco Polo is a subsidiary of Tata Motors. Marco Polo is a design company. It is a subsidiary of what? Tata Motors. They design the body of the truck or for that matter buses. और उसके अंदर उनकी नई गाड़ियां भी आई है, टाटा प्राइमा। अगर आपने वो गाड़ियां देखी होगी तो उसमें केबिन भी एसी है ड्राइवर का। एंड इट हैज कम फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, ऑफ कोर्स लॉन्ग टाइम पहले। तो एक कंपनी जो उनके डिजाइनिंग पर काम करती है। आपको आइडिया नहीं होगी, बट आज के तारीख में सारी कार्स जो होती है उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी आते हैं। उसके लिए उनकी अलग कंपनी होती है, आईटी कंपनी, विच मेक्स द डिजाइन्स इंटरनली। सर्किट्स बनाने पड़ते हैं, राइट। फॉर दैट मैटर इट कुड रिलेट टू कि आपका इंजन का फ्यूल गेज दिख रहा है या बाकी की चीजें जो इलेक्ट्रॉनिक दिखती है, उसके सभी के लिए, या जो ऑटोमेटिक गियर है उन सभी के लिए दे हैव टू यूज सम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। तो दिखने को टाटा मोटर्स दिखती है कि जो गाड़ियां बनाती है, बट उसके अंदर कई सारी अलग अलग सब्सिडरीज भी बनाकर रखनी पड़ती है। अब तुम पूछोगे सब्सिडरीज बनाने का क्या फायदा? जाहिर सी बात है, जो एम्प्लॉइज है जो ये काम करते हैं, इनको काम ज्यादा नहीं रहेगा, तो बेहतर ये हो जाता है कि इसका काम सेपरेट कर दे, उसको एक सब्सिडरी बना दे, और ये सब्सिडरी कंपनी बाकी के लोगों के भी डिजाइन के काम लेते रहे बाय कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट। ऐसा होता है। तो मार्को पोलो सिर्फ टाटा के डिजाइन कर दिया ऐसा नहीं, बाहर से किसी के और के डिजाइन करनी तो वो उनके भी डिजाइन कर देंगे। क्योंकि टाटा मोटर्स लॉन्च कर करके कितनी डिजाइन्स लॉन्च करेंगे साल में, कितने प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, कितने बार ट्रायल एंड एरर करते रहेंगे। तो इससे बेहतर काम क्या है कि यू कैन हैव डिजाइन्स ऑफ अदर कंपनीज ऑल्सो। दिस इज अ कॉमन थिंग विच हैपेंस इन द रियल वर्ल्ड। ऑलराइट सर, आप हमको एक एग्जांपल दे सकते हैं क्या? अब मैं आपको सामने एक एग्जांपल देने जा रहा हूं। प्रैक्टिकली जो हम केस देख रहे हैं, ये बेटा अगर आप देख पाएंगे तो इधर देखिए, ये पीवीआर सिनेमाज लिखा हुआ है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को ये लेटर दिया गया है, और इसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि हम अमालगमेशन के बारे में बात करेंगे। ये देखिए इधर, कॉम्पोजिट स्कीम ऑफ अमालगमेशन बिटवीन पीवीआर लिमिटेड एंड सिनेमैक्स लिमिटेड, साइन हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड, प्लीज रीड द वर्ड केयरफुली, प्राइवेट लिमिटेड, विस्टा एंटरटेनमेंट लिमिटेड, ग्रोवेल एंटरटेनमेंट लिमिटेड, निकमो एंटरटेनमेंट लिमिटेड, ओडियन शिरीन मल्टीप्लेक्स लिमिटेड, सिनेमैक्स मोशन पिक्चर्स लिमिटेड एंड देयर रिस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स। तो इतने लोगों के बीच में ये एग्रीमेंट ड्राफ्ट हुई। रियल लाइफ में ऐसे होती है। तो क्या हुआ इसमें, देखते हैं जरा, प्लीज अब ध्यान से सुनते जाइए। मैं तुमको कॉमन सेंस डेवलप करा रहा हूं। सेक्शन कैसे बनता है, टैक्स क्यों नहीं लगता है, व्हाई इट इज नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर, और क्यों दो अकाउंटिंग के मेथड आए, मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। पढ़िए। PVR Limited, hereinafter called as PVR, is engaged in the business of film exhibition and film production. The equity share capital of PVR is listed on NSE and BSE. Next, Cinemax India Limited is engaged in the business of film exhibition. The equity share capital of Cinemax is listed on NSE and BSE. I am requesting you now, write down the name of the two companies side by side. एक लिखो NSE, एक लिखो Cinemax, एक लिखो PVR. पहले लिखो PVR, दूसरा लिखो Cinemax. ऐसे लिखना है साइड बाय साइड, PVR और Cinemax, ऐसे लिख के रेडी रहो। बी क्विक, अब इसमें स्लो मत रहो। पीवीआर एंड सिनेमैक्स, डन। अब बेटा आगे बढ़ते चलाए, जरा देखो। साइन हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड, हियरिन कॉल्ड एज CHPL, इज होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ पीवीआर and primarily holds investment in Cinemax. CHPL is an unlisted company. I would like to repeat it. CHPL is a 100% subsidiary of PVR. तो PVR के नीचे मैं लिखूंगा 100% सब्सिडरी CHPL। बेटा सब्सिडरी मतलब ये कंपनी अलग है और ये कंपनी अलग है।
PVR is a shareholder of CHPL and CHPL is a 100% subsidiary. तो मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, CHPL का ओनर कौन है? क्या सभी को कॉमन सेंस समझ में आ रही है? CHPL का ओनर कौन है? PVR. कॉमन सेंस लग रही है? ओके, लेट्स गो ऑन. आगे बढ़ते. विस्टा एंटरटेनमेंट लिमिटेड इज होली ओन सब्सिडरी ऑफ सिनेमैक्स. क्या बोला है? होली ओन सब्सिडरी ऑफ सिनेमैक्स. तो क्या मैं विस्टा लिखूंगा इसके नीचे? मैं आपसे वापस पूछता हूं, विस्टा किसकी सब्सिडरी है? सिनेमैक्स. तो मैं आपसे पूछूं, ओनर कौन है विस्टा का? सिनेमैक्स. बट समझिए, कंपनी दोनों अलग अलग है. अब बढ़ते आगे. Growell Entertainment Limited is a wholly owned subsidiary of Cinemax and primarily holds investment in Nicmo Entertainment Limited. Growell is a unlisted company. तो ये wholly owned subsidiary किसकी है बेटा जी? Cinemax की. तो मैंने इधर लिखा और एक subsidiary इनकी, Growell. Agreed? Growell Limited is a subsidiary of what? Cinemax. मैं आपसे वापस क्वेश्चन पूछूं, Growell के ओनर का नाम बताओ. Cinemax. कंपनी मगर फिर भी अलग है. आगे बढ़ते हैं. Nicmo Entertainment Limited is wholly owned subsidiary of Growell Limited. Nicmo किसकी सब्सिडरी है? Growell. और कौन सी है? wholly owned सब्सिडरी है क्या? तो इसके नीचे बनी Nicmo. राइट. अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, Nicmo किसकी सब्सिडरी है? Growell. Growell किसकी सब्सिडरी है? Cinemax. तो बेटा जी क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या Nicmo का भी ओनर Cinemax है? यस, वेरी गुड. गो अहेड. Cinemax Motion Pictures Limited, hereinafter called as Cinemax Motion, is a wholly owned subsidiary of Cinemax and is engaged in the business of film distribution. Can I not say इसकी और एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम क्या है? Cinemax Motion. अब तुम पूछोगे सर इतने कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं? बेटा जी ये सिंपल सा लॉजिक है, ये टैक्स प्लानिंग के हिसाब से भी होता है वगैरह वगैरह. सिनेमैक्स मोशन, इसके भी ओनर कौन है? सिनेमैक्स. राइट. क्या हो गया? अच्छा, ओडियन रह गया. ओडियन श्रीन मल्टीप्लेक्स लिमिटेड इज होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ सिनेमैक्स. एग्रीड. तो ओडियन किसकी है? सिनेमैक्स. तो ओडियन. बेटा फील हैप्पी दैट यू आर गोइंग टू सॉल्व अ प्रैक्टिकल केस स्टडी. अब मैं आपका कॉमन सेंस डेवलप कराता हूं. कॉमन सेंस से सोचो, सिनेमैक्स अमाल्गमेट हुई पीवीआर के साथ. सिनेमैक्स अमाल्गमेट हुई पीवीआर के साथ. आज आप जाइए, आज आपको पीवीआर दिखता है, सिनेमैक्स नहीं दिखता है. सिनेमैक्स दिखता है आपको? नहीं. सो पीवीआर में सिनेमैक्स चली गई. अब मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटा सिनेमैक्स अकेली नहीं है, सिनेमैक्स के नीचे भी छड़ी है उनकी होली ओन्ड सब्सिडरी को. जब हम कह रहे हैं कि पीवीआर ने सिनेमैक्स को एक्वायर किया, तो सिनेमैक्स को एक्वायर करके कुछ फायदा ही नहीं है. एक्वायर करना पड़ेगा तो उसका पूरा बिजनेस एक्वायर करना पड़ेगा, उनके बाकी की सब्सिडरीज को भी एक्वायर करना पड़ेगा. हाँ है ना? तो बेटा जी स्टेप क्या होती है? पहले ये सारी कंपनियां सिनेमैक्स में मर्ज होती है. तो जब ये मर्ज होती है तो अपने दिल से पूछो, क्या इसमें टैक्स लाइबिलिटी आनी चाहिए क्या? क्योंकि जो असेट सिनेमैक्स की है, जिसका ओनर सिनेमैक्स ही है, वो सिनेमैक्स में जाके मिल रही है. इसमें टैक्स आना चाहिए क्या? निक्मो जा रहा है ग्रोवेल में या ग्रोवेल जा रहा है सिनेमैक्स में, टैक्स क्यों आना चाहिए? दोनों के ओनर सेम ही तो है. हां, सिनेमैक्स को पीवीआर ले जाए, यहां पर ओनर चेंज हो रहा है, बट सिनेमैक्स की सब्सिडरी सिनेमैक्स में मर्ज हो जाए, क्या आपको नहीं लगता कि यहां पे टैक्स लाइबिलिटी नहीं आनी चाहिए? यहां पर एक्चुअली कुछ नहीं हो रहा है, ओनर सेम ही है. सो बेटा जी अगर आज आप जाके वापस कैपिटल गेन का प्रोविजन पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा दैट असेट्स एंड लाइबिलिटीज शुड बी ट्रांसफर्ड एट बुक वैल्यू. ऑल द असेट्स एंड लाइबिलिटीज विल बी ट्रांसफर्ड. व्हाई बुक वैल्यू? तुमने कभी सोचा नहीं ऐसा कौन सा व्यक्ति पागल होगा जो बुक वैल्यू पर ट्रांसफर करेगा? बुक वैल्यू पर इसलिए ट्रांसफर करेगा क्योंकि इसका भी ओनर वही है और इसका भी ओनर वही है. तो इसमें पहली चीज होती है कि असेट्स एंड लाइबिलिटीज शुड बी ट्रांसफर्ड एट बुक वैल्यू. तो जब ये वाला सिनारियो है बेटा, तो इसके लिए अकाउंटिंग की मेथोडोलॉजी भी सिंपल है. आपको करना कुछ नहीं, इट इज जस्ट लाइक एचओ एंड ब्रांच, दोनों को मर्ज करना है. सब्सिडरी जस्ट लाइक ब्रांच, उन दोनों को क्या करना है? मर्ज करना है. तो बेटा जी जो इधर की बुक वैल्यू है वही बुक वैल्यू इधर एंट्री होती है. एग्रीड? तो बेटा जी AS 14
AS14 does not have a single way of accounting for amalgamation. It has got two methods. One is amalgamation. I repeat, ये amalgamation in the nature of purchase बोल रहा हूं ना, in the nature of purchase. ठीक है, पागल मत बनो, ये purchase, amalgamation in the nature of purchase and amalgamation in the nature of merger. In the nature of merger, these are methods of accounting. ये types of amalgamation नहीं है. क्या AS14 में इतनी ताकत है क्या? वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्या? उसमें ये ताकत है क्या कि वो टाइप्स ऑफ अमाल्गमेशन आपको सिखा दे? नहीं, वो लॉ सिखाएगा. AS14 तो ये बता रहा है कि अकाउंटिंग की मेथोडोलॉजी क्या है. और इन कमीने लोगों ने शब्द गलत यूज कर लिया. उन्होंने शब्द क्या यूज किया? अमाल्गमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस एंड अमाल्गमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर. मेरा बच्चा कंफ्यूज हो गया. मेरा बच्चा पूछता है इंटरव्यू में क्वेश्चन आर्टिकलशिप में, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अमाल्गमेशन, एंड ही सेज ब्लडी डैम शिट, amalgamation in the nature of purchase and amalgamation in the nature of merger. You are technically wrong, sir. Types of amalgamation, company law. Methods of accounting, AS14. Methods of accounting is amalgamation in the nature of purchase and amalgamation in the nature of merger. Amalgamation in the nature of merger को आप यहां पर और एक मेथड बोल सकते हो, pooling of interest method. क्या बोल सकते हो? pooling of interest method. राइट. अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इस केस स्टडी में कौन सी कंपनी पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड यूज करेगी और कौन सी कंपनी परचेस मेथड यूज करेगी? Cinemax with its subsidiary will use what? Pooling of interest method. हाँ या नहीं? And Cinemax when will get amalgamated with PVR will use what? Amalgamation in the nature of purchase, क्योंकि वहां पर ओनरशिप चेंज हो रही है. हैप्पी?